यस सो वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखो दोस्तों, आज से अपन वहाँ पे क्या करेंगे, तो आप सभी लोगों के 11th इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ठीक है। तो ये वाला जो चैप्टर है अभी अपन यहाँ पे स्टार्ट करने वाले। आई होप दोस्तों इसके पहले के जितने भी चैप्टर्स मैंने आप सभी लोगों को वहाँ पे पढ़ाए हुए हैं, आई होप आप सभी लोगों ने वो सारे चैप्टर जरूर देख लिए होंगे और उससे आप लोगों को वहाँ पे बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में भी आ गई होंगी, ठीक है। तो जल्दी से आ जाओ, चलो अभी ये चैप्टर के ऊपर। तो देखो यार, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या बोल सकते हो क्या दोस्तों? अनएम्प्लॉयमेंट इज नथिंग बट व्हाट, बेरोजगारी, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे तो अपने इंडिया में वहां पे अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं क्या नहीं, मुझे बताओ, जिनको वहां पे काम नहीं मिल रहा है क्या नहीं। तो अपन क्या करने वाले दोस्तों, ये चैप्टर के अंदर यही जो अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह होता है, तो पहले अपन देखेंगे कि एग्जैक्टली अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद वहां पे अपन देखेंगे दोस्तों कि बाबा एग्जैक्टली कौन से तरीके का वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन वहां पे यहाँ पे देखने वाले क्या, कि बाबा रूरल एरिया में वहां पे कौन से तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, अर्बन एरिया में होने वाला अनएम्प्लॉयमेंट कैसे हो सकता है, वो अपन वहां पे देखेंगे। उसके बाद अपन वहां पे क्या देखेंगे, देखो तो अपन जब मैं आपको अलग अलग टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें अपना एक आता है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, मतलब इंडस्ट्री के अंदर होने वाली अनएम्प्लॉयमेंट। तो इंडस्ट्री के अंदर होने वाले अनएम्प्लॉयमेंट भी वहां पे उसमें भी कुछ रीजंस होते हैं, तो वो अपन यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद वहां पे अपन ये देखेंगे कि बाबा ऐसे कौन से रीजंस होते हैं, ऐसे कौन से कॉजेस होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आता है। और लास्ट में अपन वहां पे देखेंगे कि बाबा फिर ये जो भी अनएम्प्लॉयमेंट अपने इंडिया में है, ठीक है, तो इसको वहां पे निकालने के लिए, इसको कम करने के लिए जो अपना गवर्नमेंट है, तो ये गवर्नमेंट वहां पे एग्जैक्टली कौन से स्टेप्स ले रहा है, कौन से मेजर्स उन्होंने वहां पे लिए हुए है, ठीक है। चलो तो अभी जल्दी से आ जाओ दोस्तों, अब आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 43 के ऊपर, ओके। देखो, अभी जैसे आप सभी लोगों को पता है बच्चों कि अपना जो इंडिया है ये कैसा है, मुझे बताओ, तो ये डेवलपिंग कंट्री है, यस और नो? अपना इंडिया कैसा है यहाँ पे मुझे बताओ जल्दी से। चलो दोस्तों, तो अपना इंडिया जो है ना वहाँ पे कैसा है, बोले एक डेवलपिंग वहाँ पे इकोनॉमी है, डेवलपिंग कंट्री वहाँ पे माना जाता है, एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो अगर अपन देखेंगे दोस्तों, तो देखो अभी अपना जो इंडिया का जो डेवलपमेंट हो रहा है जब से अपना मोदी सरकार आया है, बराबर है क्या नहीं, तो कहीं ना कहीं पे वहां पे अपना इकोनॉमी बहुत अच्छे से तगड़े तरीके से परफॉर्म कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मुझे बताओ, मतलब अपने यहाँ पे बहुत ब्राइट फ्यूचर है ऐसे वहां पे बोला जाता है, ओके। तो लेकिन द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कंसिडर्ड टू बी द बिगेस्ट चैलेंज टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन देखो दोस्तों कि ये तो अपना डेवलपमेंट हो रहा है, वहां तक सब ठीक है, बट अगर आप देखोगे तो जैसे अभी के टाइम पे अपना इंडिया ये सबसे हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री भी वहां पे हो चुका है पूरे वर्ल्ड का, यस और नो? तो कहीं ना कहीं पे कैसा है दोस्तों कि अपने सामने वहां पे ना एक बहुत बड़ा चैलेंज आया क्या, क्योंकि देखो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा ना, तो वैसे वैसे अपने इधर के जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ने चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली वहां पे क्या हो रहा है कि अपना पॉपुलेशन जो स्पीड से बढ़ रहा है, उतने स्पीड से अपने कंट्री के अंदर वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलने की या नहीं बढ़ने की वजह से अपने कंट्री में वहां पे क्या हो रहा है दोस्तों, मुझे बताओ, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, ठीक है। और यही जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, ये कहीं ना कहीं पे अपने कंट्री के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए अच्छी बात नहीं है। समझा आप लोगों को मैंने क्या बोला? ओके। तो देखो उन्होंने यहाँ पे क्या दिया, ध्यान दो, तो फिगर 7.1 देखो, तो ये आप लोगों को यहाँ पे जो फिगर दिख रही है क्या, तो देखो यहाँ पे जो आपको उन्होंने लोग बताए हुए ना, ये आपके एम्प्लॉयड वाले लोग हैं, मतलब इनको एम्प्लॉयमेंट मिल चुका है, ये काम धंधे करने वाले लोग हैं। और यहाँ पे देखो आप लोगों को दिखेगा ये कौन है, बोलो, अनएम्प्लॉयमेंट वाले लोग हैं जिनके पास वहां पे जॉब नहीं है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो जो भी लोगों के पास यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, काम धंधे, ठीक है, तो कंपेरेटिवली देखो वो थोड़े से आपको रिच पीपल दिख रहे क्या नहीं दिख रहे, बताओ यहाँ पे। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कैसा दिख रहा है, मुझे बोलो, एम्प्लॉयमेंट नहीं होने की वजह से वहां पे जो भी है ना, ये लोग कैसे दिख रहे हैं, मुझे बताओ, आपको पुअर लोग शायद दिखते होंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? तो अभी देखो ध्यान देना अच्छे से, मेरी बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो देखो दोस्तों उन्होंने यहाँ पे दिया है, फिगर 7.1 गिव्स एन आइडिया अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ठीक है ना। अभी देखो, तो अभी अनएम्प्लॉयमेंट अगर होता है मान लो, तो क्या होगा रे उसकी वजह से, अपन ने कल भी हुआ, मतलब इसके पहले जो मैंने आपको चैप्टर सिखाया था पॉपुलेशन वाला, ठीक है, वहां पे भी ने आपको बोला था कि देखो अपने इंडिया के अंदर जो भी अपना पॉपुलेशन है ना, वो अपने लिए ग्रेट ह्यूमन रिसोर्स करके वहां पे काम को आ सकता है, ठीक है ना। बट अगर मान लो ये ह्यूमन रिसोर्स को अगर मान लो कि वहां पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अगर ये अनएम्प्लॉयड है, तो क्या फिर ये ह्यूमन रिसोर्स अपने कुछ काम के, ये लोग अपने कुछ काम के क्या, मुझे बोलो, नहीं है।
तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से कहीं ना कहीं पे जो भी अपना ह्यूमन रिसोर्स है, जो भी अपने लोग है, ठीक है, वो अपना वहां पे क्या हो जाता है बोलो, वेस्ट हो जाता है। बोलो समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल यही जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जैसे आप लोगों ने शायद ये फील किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि कोरोना के टाइम पे देखो वहां पे जो भी मतलब ऐसे लोग थे जो मान लो कि ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे, या मान लो फॉर एग्जांपल जो मतलब उनका कुछ ऐसा काम था कि यार मतलब बाद में उनको हाथ से निकाल दिया गया है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे दोस्तों, तो अगर वो लोगों के पास अगर पहले से कोई सेविंग अगर मौजूद नहीं रहेगी, ठीक है, तो लिटरली वो लोगों का वहां पे बहुत बुरा हालत हुआ था। आपने शायद ये ऑब्जर्व किया होगा, फील किया होगा, ठीक है। तो कैसा होता है दोस्तों ना कि अगर कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट अगर ये ज्यादा टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट वहां पे रहेगा ना, तो उसके वजह से वहां पे क्या होगा दोस्तों, तो अपने कंट्री के अंदर वहां पे पावर्टी एकदम ज्यादा बढ़ जाएगा, मास पावर्टी होगा। और कहीं ना कहीं पे अपने कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी वहां पे क्या होगा, मुझे यहाँ पे बताओ दोस्तों, एकदम स्लो हो जाएगा। समझा मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं पे एक थ्रेट वहां पे हो सकता है। आगे देखो, मोस्टली यंग पीपल फेस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अगर आप देखोगे दोस्तों, तो अपने कंट्री का एडवांटेज क्या है, मुझे बोलो, पॉपुलेशन भले ही ज्यादा है, बट अपने यहाँ पे आज के तारीख में जो पॉपुलेशन है कैसा है, बोलो यंग पीपल का पॉपुलेशन है, यस और नो, मुझे बताओ। तो अगर मुझे आप लोग एक बात बोलो दोस्तों, अगर मान लो ये जो भी यंग पीपल है, ओके, जो अच्छा एक ह्यूमन रिसोर्स करके हम लोगों को काम को आ सकते हैं, लेकिन अगर मान लो ये अगर अनएम्प्लॉयड रहेंगे तो फिर कुछ फायदा होगा क्या, मुझे बताओ, नहीं होगा। तो देखो उन्होंने क्या बोला है, young people are major human resource, key agent for social change and driving force for economic development and technological innovation, ठीक है। तो देखो दोस्तों, अगर मान लो फॉर एग्जांपल अपने यहाँ पे अगर मान लो किसी चीज का इनोवेशन करना है, कोई चीज अगर डेवलप करना है, तो वहां पे यही यंग पॉपुलेशन हम लोगों को क्या होगा, मुझे बोले यहाँ पे काम को आ सकता है। बोले समझा क्या नहीं समझा आपको, ठीक है। अभी देखो क्या बोल रहा है, इंडिया हैज अ कंसिडरेबल यंग पॉपुलेशन, मतलब जितने चाहिए ना उतने यंग पॉपुलेशन अपने पास इंडिया में क्या बोलो है। बट अनएम्प्लॉयमेंट अमंग यूथ इज द मोस्ट क्रिटिकल चैलेंज ऑफ द 21st सेंचुरी, ठीक है। मतलब अभी का जो अपना एरा चल रहा है, अभी का जो अपना टाइम चल रहा है, ठीक है, वो टाइम में अपने यहाँ पे जो मेजर अगर प्रॉब्लम अपन बोला जाए तो वो क्या है, मुझे यहाँ पे बोलो, और यंग लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट, ये अपने यहाँ पे एक बहुत मेजर प्रॉब्लम वहां पे माना जा रहा है, ठीक है। अभी देखो उन्होंने आगे क्या बोला है, देयर इज एन इम्बैलेंस बिटवीन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अभी कैसा, देखो मुझे एक बात बोलो दोस्तों, अपने कंट्री के अंदर प्लीज अच्छे से ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने कंट्री के अंदर वहां पे जो स्पीड से अपने कंट्री के अंदर वहां पे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जो स्पीड से अपने कंट्री के अंदर वहां पे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अनफॉर्चुनेटली उतने ही स्पीड से अपने कंट्री के अंदर लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज जो बढ़नी चाहिए थी ना, ये उतने स्पीड से नहीं बढ़ रहे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसके वजह से वहां पे क्या होगा दोस्तों कि मैक्सिमम जो लोग है ना, वो वहां पे उनको चाह के भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। समझा मैं आपको क्या बोलते को, उन्होंने वही बोला है, देयर इज द इम्बैलेंस बिटवीन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। समझा मैंने क्या बोला, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, देखो यहाँ पे, तो उन्होंने यहाँ पे बोला है, दिस हैज रिजल्टेड इन लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट। इसकी वजह से वहां पे क्या होगा दोस्तों कि अनएम्प्लॉयमेंट वहां पे बढ़ जाएगा। सो जनरली अनएम्प्लॉयड पीपल आर इन्वॉल्व इन अनप्रोडक्टिव वर्क। तो अभी देखो ना, जैसे आप लोग बोलोगे, देखो एक बात मैं आपको बोलूं कि देखो, मैं ना जनरली अक्सर ये चीज बोला करता हूँ, क्या बोलता हूँ पता है, मैं ये बोलता हूँ दोस्तों, कोई भी इंसान खराब नहीं होता, उसका टाइम खराब होता है। ऐसे मैं बहुत बार बोलता हूँ, ठीक है। आप समझ रहे हो, अगर आप देखोगे ना, तो 100 में से 90 लोग जो है ना ये अच्छे रहते हैं, बट वो जो 90 लोग गलत काम कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली उनको चाहिए नहीं होता है, उनकी इच्छा नहीं होती है, फिर भी उनको वो एज अ मजबूरी करके करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ, देखो अभी जैसे मान लो, इसलिए तो देखो ना, आप लोग अगर देखोगे अपने इंडियन कानून में ऐसा है कि अगर मान लो किसी इंसान ने अगर कोई गलत काम किया होगा तो उसको जेल में वहां पे क्या किया जाता है, रखा जाता है, बट उसके बाद उसको एक अच्छा इंसान करके वापस जीने का पूरा हक दिया जाता है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो देखो फिर ये अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या होता है, तो वहां पे मान लो फॉर एग्जाम्पल चोरी करना है ना, ये गलत काम ही है ना, यस और नो। किसी का मान लो किडनैपिंग करना, क्यों करता है किडनैपिंग, बोलो पैसे के लिए करते हैं ना, ऑब्वियसली, है क्या नहीं बताओ। तो ये जो भी अपने यहाँ पे गैम्बलिंग करना, सट्टेबाजी, कोई भी एंटी सोशल काम करना, ये जो भी चीज है दोस्तों, ठीक है, तो ये सब अनएम्प्लॉयमेंट का ही वजह से ही वहां पे होता है। समझा मैं आपको क्या बोल रहा हूँ।
मैं अब आपको बोलता हूँ ना, अगर मान लो इंडिया में वहां पे जितने भी लोग हैं, अगर सारे लोगों को वहां पे अगर काम धंधे मिल गए ना, तो मैं आपको बोलता हूँ वहां पे ना मतलब मैक्सिमम जो गलत काम होते हैं ना वो कम हो जाएंगे। ठीक है, देखो अभी उन्होंने, सीधी बात है ना यार दोस्तों, आप मान लो कि आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो अगर आपको मान लो सीधा सीधा काम करके अगर आपको जो चाहिए वो मिल रहा है, तो आप गलत काम क्यों करोगे? समझा क्या नहीं समझा? ये मुझे मेरा साइकोलॉजी ये बोलता है। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट उन्होंने वहां पे हम लोगों को क्या दिया, देखो मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, वो यहाँ पे हमको बोल रहा है नॉर्मली एनीवन हु इज नॉट गेनफुली एम्प्लॉयड इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी। प्रोडक्टिव मतलब कि जिससे वहां पे क्या होगा, हो जाए, मुझे बोलो कोई आउटपुट निकले, जिससे वहां पे क्या हो, बोलो कोई आउटपुट निकले। समझा क्या? जैसे एक मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ध्यान देना। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल दोस्तों आपका है ना एक छोटा सा फार्म है, या आपका क्या है, मुझे यहाँ पे बोले एक छोटा सा फार्म है, ठीक है, खेती है आपका। अरे वहां पे मान लो ये खेती के अंदर है ना, मैं बोलता मान लो वहां पे 10 लोग अगर काम करेंगे ना, समझो कितने लोग करेंगे, बोलो 10 लोग अगर मान लो खेती में काम करेंगे ना, तो मान लो ये वहां पे सफिशियंट है, मतलब ये 10 लोगों में वहां पे अपने जो भी खेती है वो अपनी वहां पे आराम से हो सकती है। ठीक है, बट फिर भी वहां पे ना टोटल मिला के मान लो 15 लोग काम कर रहे हैं, फिर भी कितने काम कर रहे हैं मुझे यहाँ पे बोलो? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 5 लोग नहीं रहेंगे तो भी हो सकता है, क्या बोलो, हो सकता है, बट फिर भी ये कर रहे हैं, तो फिर इनकी वजह से कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो रहा है क्या, बोलो नहीं हो रहा है। समझा क्या? तो उन्होंने वही बोला है कि बाबा अनएम्प्लॉयमेंट अपन तभी बोलेंगे जब किसी की वजह से वहां पे, मतलब आप समझ रहे, प्रोडक्टिव एक्टिविटी अगर नहीं होती रहेगी तो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, इज सेड टू बी अनएम्प्लॉयड। ठीक है, याद रखना ये बात। नेक्स्ट, इन इकोनॉमिक्स अनएम्प्लॉयमेंट इज टू बी स्टडीड विथ रिस्पेक्ट टू। तो जब भी अपन वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, ठीक है, तो वो टाइम पे मुझे वहां पे अलग अलग पॉइंट्स को कंसीडर करना पड़ेगा। पहला क्या रहेगा, तो नेचर को कंसीडर करना पड़ेगा। दूसरा क्या रहेगा, वर्किंग एज ग्रुप को कंसीडर करना पड़ेगा, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर आणि प्रिवेलिंग वेज रेट। ठीक है, ये 4 टॉपिक के ऊपर अपन वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे। ओके, अभी देखो क्या बोल रहा है पहला, द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट फास्ट इनफ टू जनरेट एडिक्वेट जॉब टू एब्जॉर्ब द एक्सपांडिंग लेबर फोर्स। मतलब क्या, देखो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि जो स्पीड से अपना वहां पे पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना, वो स्पीड से अपने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मतलब इकोनॉमी का ग्रोथ नहीं हो रहा है। समझ रहे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? जो स्पीड से अपना वहां पे एम्प्लॉयमेंट, जो स्पीड से अपना वहां पे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, वो स्पीड से अपने इकोनॉमी का ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो अगर इकोनॉमी का ग्रोथ अगर उतनी स्पीड से नहीं होगा, तो फिर वहां पे अपने इकोनॉमी में जो भी जॉब वगैरह जनरेट होना चाहिए था वो हो जाएगा क्या, मुझे बताओ? वो भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, और मान लो अगर उतना अगर जॉब अपॉर्चुनिटी अगर क्रिएट नहीं हुआ दोस्तों, तो वहां पे अनफॉर्चुनेटली क्या होगा, बोलो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन। तो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, देखो ये सिचुएशन है ऐसा इन विच पीपल एज ग्रुप ऑफ 15 से लेके 59 तक, 60 को अपने यहाँ पे रिटायरमेंट एज वगैरह माना जाता है, कुछ है क्या नहीं मुझे बताओ? तो 15 साल से लेके 59 सालों तक जो भी लोग वहां पे काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको वहां पे वो काम नहीं मिल रहा है। मतलब देखो जैसे फॉर एग्जांपल समझो, मान लो दोस्तों यहाँ पे ना एक चिंटू है, ओके, यहाँ पे एक चिंटू है, मान लो अपन एक चिंटू का यहाँ पे एक डायग्राम निकालते हैं। ठीक है, ये मान लो फॉर एग्जांपल कौन है दोस्तों, मुझे बताओ? एक चिंटू है, ठीक है, ओके, बहुत अच्छा है। ये चिंटू है मान लो दोस्तों, ये क्या करना चाहता है, बोलो काम करना चाहता है। ये बोलता है आप मेरे को है ना रोज के 300 रुपया भी दोगे ना, 300 रुपया पर डे भी अगर आप दोगे ना, तो भी मैं काम करने को तैयार हूँ। आप बोलेंगे वो काम करने को तैयार हूँ, तो क्या मैं ऐसे बोलूँ क्या कि वो सामने वाला चिंटू का यहाँ पे विलिंग टू वर्क है क्या, मुझे बताओ? उसकी इच्छा है क्या काम करने की? यस, उसकी इच्छा है। क्या वो काम कर सकता है क्या? यस, वो काम भी कर सकता है। आप जितना पैसा देने को तैयार उतने इस पे भी करना चाहता है क्या, बोलो? फिर भी करना चाहता है, और ये सब होने के बाद भी उसको काम नहीं मिल रहा है। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ऐसा जो सिचुएशन होता है ना, उसको अपन वहां पे क्या बोलते दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट बोलते। समझा आप लोगों को पक्का ये? वेरी गुड। अभी देखो नेक्स्ट, फॉर अ पर्सन टू बी कंसिडर्ड एम्प्लॉयड, मतलब अगर किसी भी पर्सन को मेरे को अगर ये बोलना है कि बाबा ये पर्सन वहां पे एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड मतलब क्या, काम कर रहा है, तो वो केस में क्या होगा, देखो फॉर अ पर्सन टू बी कंसिडर्ड एम्प्लॉयड इट इज इसेंशियल दैट द पर्सन शुड बी एंगेज इन अ वर्क फॉर अ मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स पर वीक। अभी देखो समझो मेरी बात, अगर मैं बोलता हूँ कोई इंसान सच्ची में एम्प्लॉयड है, तो वो कब एम्प्लॉयड होगा? तो उसके लिए वहां पे उन्होंने क्या किया है बताओ? कुछ नंबर ऑफ आवर्स उन्होंने बोला है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं मान लो कि रोज का 8 घंटे काम कर रहा हूं, अगर मैं रोज का 8 घंटे काम कर रहा हूं,
और मैं एक साल में 273 डेज अगर काम करता रहूंगा तो मैं एम्प्लॉयड माना जाऊंगा। समझा क्या? ऐसे कुछ चीजें उन्होंने वहां पे दिया, अपन पढ़ लेंगे, ठीक है। तो देखो ये किसने दिया दोस्तों, तो देखो एक एजेंसी है, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका वहां पे नाम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे मुझे बताओ? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने वहां पे क्या किया बोलो, ये जो मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स वगैरह ये क्या रहना चाहिए क्या नहीं, उसके बारे में यहाँ पे हमको बोला हुआ है, ठीक है। तो देखो उन्होंने क्या बोला यहाँ पे, ध्यान देना अच्छे से। वो बोल रहा है इन इंडिया, भारत में, इफ अ पर्सन इज कंसिडर्ड अनएम्प्लॉयड इफ ही वर्क्स फॉर लेस देन 14 आवर्स पर वीक। मतलब क्या? अगर कोई इंसान एक वीक के अंदर 14 घंटे से कम काम कर रहे हैं, जैसे कम काम अगर वो करता होगा एक वीक के अंदर, तो उसको अपन वहां पे अनएम्प्लॉयड बोलेंगे। बोलो समझा आप लोगों को? पक्का ये मार्क करके रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड, दोज हु वर्क, जो इंसान एक वीक के अंदर 15 घंटे से लेके 28 घंटे तक काम करता है। कितना काम करता है मुझे यहाँ पे बोलो? 15 घंटे से लेके 28 घंटे तक अगर काम करता होगा तो उसको अपन वहां पे बोलेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट। मतलब उसकी जितनी काबिलियत है उससे कम काम कर रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों? अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। समझा क्या? तीसरा, जो पर्सन एक वीक के अंदर एटलीस्ट, मतलब जो पर्सन एक दिन में एटलीस्ट 8 घंटा काम कर रहा है और साल में 273 डेज वो काम कर रहा है। साल में दिन कितने होते हैं? 365, 366, बराबर ना। अगर उतने दिन में से अगर 273 डेज अगर काम करता होगा हर एक दिन 8 घंटा, तो अपन वहां पे बोले रहेंगे वो क्या है बोलो? एम्प्लॉयड है। आपको समझा? 3 चीज याद रहेगा। पहला अपन ने कौन सा देखा? अगर कोई पर्सन एक वीक में 14 घंटे से कम काम करता होगा तो वो क्या माना जाएगा? वो अनएम्प्लॉयड माना जाएगा। अगर कोई इंसान एक वीक में 15 घंटे से लेकर 28 घंटे काम कर रहा है तो उसको अंडर एम्प्लॉयड माना जाएगा। यानी कोई इंसान एक साल में 273 डेज काम कर रहा है पर डे 8 आवर्स, तो वो केस में वो माना जाएगा फुल्ली एम्प्लॉयड। समझा क्या? अभी देखो यहाँ पे कंसेप्ट दिया है यू शुड नो में, तो यहाँ पे उन्होंने 4 चीजें बोली है। पहला, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड। इनवॉलंटरी मतलब उनकी इच्छा नहीं फिर भी अनएम्प्लॉयड है। मतलब क्या? देखो जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे, देखो उन्होंने क्या बोला है, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच पीपल आर विलिंग टू वर्क, मतलब जो काम करने को तैयार है एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। एग्जिस्टिंग वेज रेट मतलब क्या? मैं आपको बोलता हूँ बाबा समझो 400 रुपया मैं आपको रोज का दे, मतलब जैसे मान लो मेरे को वहां पे इच्छा है कि बाबा मार्केट में जो रेट चल रहा है ना वो रेट पे मैं काम करने को तैयार हूं, मेरे को उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। तो वो रेट पे काम करने के तैयार होने के बावजूद भी मुझे अगर काम नहीं मिलता होगा तो दैट इज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। समझा मैंने क्या बोला? तो देखो वही है, इट रेफर्स टू द सिचुएशन इन विच पीपल आर विलिंग टू वर्क बट देर इज नो वर्क फॉर देम ड्यू टू एक्सेस लेबर फोर्स। लोग ही ज्यादा है भैया, काम मिल ही नहीं रहा है मांग के भी। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। नेक्स्ट, आगे उन्होंने दिया हमको यहाँ पे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज अ टाइप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेयर अ पर्सन इज फिट टू वर्क बट नॉट विलिंग टू वर्क। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को जॉब मिल रहा है, वहां पे सामने वाला बोल रहा है आओ करके काम करो, आपको पैसा देने को तैयार है, फिर भी आप वहां पे वो काम नहीं करना चाहते, उसको अपन वहां पे क्या बोलेंगे दोस्तों? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। समझा क्या? तीसरा, अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर क्या बोल रहे हैं पे? अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मतलब क्या? देखो इट इज अ सिचुएशन वेयर पर्सन्स कैपेसिटी टू वर्क इज अंडर यूटिलाइज। मतलब मान लो मेरा वहां पे कैपेसिटी एक घंटे में रोज मतलब एक दिन में मान लो रोज का 10 घंटे काम करने का, मेरा कैपेसिटी है एक दिन में वहां पे 10 घंटे काम करने का, बट मेरे को समझो पार्ट टाइम जॉब ही मिल रहा है जहां पे मैं सिर्फ 3 घंटे काम कर रहा हूँ दिन का, बाकी के टाइम पे मैं काम ही नहीं कर रहा हूँ। तो इसको मैं क्या बोलूंगा वहां पे? अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलूंगा। इसको मैं क्या बोलूंगा बच्चों? अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलूंगा। समझा क्या आपको मैंने क्या बोला? नेक्स्ट, फुल एम्प्लॉयमेंट। इट इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ये प्रैक्टिकली कभी होता नहीं है बच्चों। ये कैसा है मुझे यहाँ पे बोला? एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो प्रैक्टिकली वहां पे एप्लीकेबल होता नहीं है। समझा मैंने आपको क्या बोला? तो क्या बोल रहे? इन विच ऑल अवेलेबल रिसोर्सेस आर बीइंग यूज्ड इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर। ठीक है, तो ये एक्चुअल में होता ऐसा नहीं है, कोई ना कोई इंसान तो आप पे अनएम्प्लॉयड होता ही होता है। ठीक है, तो आप लोगों को इतना समझ में आया क्या? मुझे बताओ जल्दी से पक्का। आई होप दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की जितनी भी चीज है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है,
तो यस, आज के वीडियो के लिए इतना ही। बाकी की जो भी चीजें अपन वहां पे नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो देखो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर यहाँ पे अपन क्या करेंगे, तो जो भी आप लोगों का नेक्स्ट वाला टॉपिक है जिसका नाम है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे अपन अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आप सभी लोगों के साथ बात करूँ ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर वहां पे उन्होंने दो इसमें कैटेगराइज किया हुआ है चीजों को। तो पहला उन्होंने वहां पे किया है उसको अपन यहाँ पे बोलेंगे रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, और दूसरा जो उन्होंने किया है उसको अपन यहाँ पे बोलेंगे अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो भी होता है वो बेसिकली वहां पे दो तरीके के हैं। पहला वहां पे अपना रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, और दूसरा है वहां पे अपना कौन सा बोलो, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अभी देखो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूँ ना, तो इसके अंदर सबसे पहला वहां पे है आप लोगों का सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सा है यहाँ पे मुझे बताओ जल्दी दोस्तों। पहला सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, ओके। दूसरा है वहां पे आप लोगों का डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये क्या होता है अपन ये सारी चीजें यहाँ पे देख लेंगे। पहले अपन यहाँ पे ये जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट इसको अपन यहाँ पे अच्छे तरीके से पहले कंप्लीट कर लेते हैं, और एक बार अपना ये रूरल अनएम्प्लॉयमेंट वहां पे हो जाए फिर अपन वहां पे अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी देखो अच्छे से ध्यान देना, मैं आप लोगों को यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, प्लीज अच्छे से ध्यान देना, पूरा कॉन्सेंट्रेट करना बच्चों आप लोग यहाँ पे। तो अभी देखो यार, यहाँ पे कैसे होगा पता है क्या। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों के साथ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात करूं, ठीक है, तो अभी इतना याद रखना कि रूरल अनएम्प्लॉयमेंट आपको कहाँ पे मिलेगा मुझे बताओ। जो भी छोटे छोटे अपने गांव एरिया है, राइट, वहां पे जो भी अनएम्प्लॉयमेंट होगा ना उसको अपन रूरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो देखो द अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन विलेजेस, कहाँ पे मिलता है मुझे बोले, विलेजेस इज कॉल्ड एज रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। जो भी अनएम्प्लॉयमेंट ये विलेजेस में वहां पे हमको मिलती है उसको अपन वहां पे रूरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ठीक है। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पे उन्होंने कुछ उसके टाइप्स भी हमको दिए हुए हैं। अभी देखो पहला उन्होंने यहाँ पे हमको क्या बोला है दोस्तों, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोला है यहाँ पे मुझे बोलो, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोला है। अभी देखो क्या बोल रहा है, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग द स्लैक सीजन और इन द ऑफ सीजन। मतलब क्या समझो, अभी मुझे एक बात बोलो दोस्तों आप लोग, कि फार्मर लोग वहां पे जो भी फार्मिंग का एक्टिविटी करते बराबर, तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल बोलता हूँ कि जो भी लोगों का मान लो आप पे मैंगो का वगैरह काम है, तो उनको मैक्सिमम मैंगोज वगैरह कब मिलेंगे मुझे बताओ। ये अपन वहां पे बोल सकते हैं मार्च अप्रैल मई जून, ये कुछ 3-4 महीने वहां पे आम का सीजन होता है, यस और नो। लेकिन बाकी के टाइम पे वहां पे कोई आम का सीजन वगैरह रहता है क्या मुझे बोलो, नहीं रहता है। उसी तरीके से अगर मैं वहां पे बात करूं समझो, तो देखो यार हर एक है ना वहां पे सीजन वाइज काम चलता है, ओके। फार्मिंग के केस में वहां पे क्या होता है दोस्तों, सीजन के हिसाब से वहां पे आउटपुट निकाला जाता है, वहां पे प्रोडक्शन या फार्मिंग वहां पे की जाती है, ठीक है। तो मुझे एक बात बोलो कि जब भी वो चीजों का सीजन वहां पे खत्म हो जाएगा, तब उसके बाद वहां पे वो फार्मर के पास कुछ काम बचेगा क्या मुझे बताओ, नहीं बचेगा। तो ये जो टाइप होता है ना, इसको अपन वहां पे क्या बोलते हैं मुझे बताओ जल्दी दोस्तों, इसको अपन वहां पे बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अगर उसी तरीके से मैं बात करूं तो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल जो भी आपका टूरिज्म इंडस्ट्री है, तो वहां पे मैक्सिमम लोग घूमने के लिए कब जाते हैं मुझे बताओ, जब छुट्टियां होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन वहां पे बोल सकते हैं, अगर स्कूलिंग की बात करें तो गर्मी के टाइम पे वहां पे मार्च अप्रैल के आसपास वहां पे देखो स्कूल वाले छुट्टी देते हैं आप लोगों को, मई महीने में छुट्टी देते हैं। दिवाली की वहां पे आपको छुट्टी रहती है, क्रिसमस के टाइम पे वहां पे आप लोगों को वेकेशंस वगैरह दी जाती है। तो ये जो भी टूरिज्म वगैरह सेक्टर है ना, ये मेनली कब चलता है मुझे बताओ जल्दी से, ये आपका सीजन वाइज चलता है, यस और नो मुझे बताओ। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करूं देखो, तो जो मैरिज हॉल वगैरह होते हैं, ओके, शुगर फैक्ट्रीज है, आइस फैक्ट्रीज, ये सब कब चलता है बोलो, सीजन वाइज चलता है। तो इतना याद रखना दोस्तों कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, कि बाबा साल के कुछ महीने वहां पे वो वर्किंग में रहेंगे, बट बाकी के महीने उनको वहां पे कुछ काम नहीं रहेगा, और यही कॉन्सेप्ट को अपन वहां पे बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो एग्रीकल्चर बीइंग अ सीजनल ऑक्यूपेशन, फार्मर्स हैव टू डिपेंड अपॉन द मानसून फॉर द कल्टीवेशन। मेजॉरिटी ऑफ लेबर फोर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर रिमेन अनएम्प्लॉयड नियरली 5 to 7 months। बोलो समझा कि नहीं समझा आपको, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ओके। सेकंड होता है यहाँ पे अपना कौन सा बोलो, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब क्या देखो, तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब जो होता है लेकिन दिखता नहीं है। मतलब क्या समझो, जैसे देखो मैंने आप लोगों को वहां पे ना लास्ट लेक्चर में एक एग्जांपल दिया था, जहां पे मैंने आप लोगों को बोला था कि मान लो फॉर एग्जांपल एक आधा जो अपना एरिया है, ठीक है, तो मान लो एक आधे एरिया में वहां पे टोटल मिला के जो जरूरत है, जैसे देखो आप ये कंसीडर कर सकते हो
तो इतने फार्म में वहां पे समझो ये 1 2 3 4 यानी 5 लोग वहां पे सफिशियंट है काम करने के लिए। आप समझ रहे हो मेरी बात? बट अगर आप देखोगे तो कुछ काम नहीं, तो देखो यही जगह पे वहां पे सारे घर के लोग आके बैठे हुए हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सीजनल। इसको अपन इसको अपन वहां पे क्या बोलते हैं, बोला डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। गलती से सीजनल बोला, इसको अपन वहां पे क्या बोलते हैं, बोला डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब इनके होने की वजह से वहां पे कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन हो रहा है क्या, मुझे यहाँ पे बताओ? नहीं हो रहा है। इसको अपन बोलेंगे डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, इट इज ऑल्सो नोन एज इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरली फाउंड इन द विलेजेस इन इंडिया। तो कहाँ पे हमको दिखता है, मुझे बोलो? जो भी गांव के एरिया वगैरह होते हैं उसके अंदर हमको डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट वहां पे देखने को मिलती है। इट इज अ सिचुएशन इन विच मोर पीपल आर डूइंग वर्क देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। मतलब क्या, यहाँ पे देखो इसका मतलब ये होता है कि डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर वहां पे जितने भी लोग चाहिए एक्चुअल में काम करने के लिए, उससे ज्यादा लोग वहां पे काम कर रहे हैं। तो मान लो कि मैं बोलता हूँ कि वो जगह पे वहां पे समझो 10 लोगों से काम होता रहेगा, फिर भी वहां पे अगर 20 लोग काम करते रहेंगे, तो जो एडिशनल 10 लोग काम करे उससे कोई आउटपुट आएगा कि मुझे बताओ? नहीं आएगा। तो इवन इफ सम आर विड्रॉन प्रोडक्शन डज नॉट सफर। मतलब अगर वो एरिया में अगर 20 लोग काम करे, उसमें से मैं अगर 10 लोगों को निकाल भी दूं, तो भी मेरा वहां पे आउटपुट है उतना ही आएगा। समझा क्या? तो यहाँ पे उससे कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, मुझे बोलो? नहीं पड़ रहा है। इन अदर वर्ड्स इट रेफर्स टू अ सिचुएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद द सरप्लस मैन पावर। मतलब ज्यादा लोग वहां पे काम कर रहे, इन विच सम वर्कर्स हैव जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। मतलब वो हो रहेंगे या नहीं भी रहेंगे तो उससे कुछ फर्क हमको पड़ने वाला नहीं है। उसको अपन यहाँ पे बोलते हैं जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। समझ में आया मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, नेक्स्ट, द एक्सेसिव प्रेशर ऑन द लैंड लीड्स टू डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरिया। इट इज एस्टिमेटेड दैट नियरली 20% ऑफ द लेबर फोर्स, जितने भी लोग हैं उसमें से 20% जो लोग हैं, इज डिसगाइजली अनएम्प्लॉयड इन रूरल एरिया। ओके, तो ये मार्क करके रखना। रूरल एरिया में ये जो डिसगाइज इसके वजह से कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, मुझे बोले यहाँ पे लगभग 20% लोग। जॉइंट फैमिली सिस्टम, लैक ऑफ अल्टरनेटिव जॉब अपॉर्चुनिटी रिजल्ट इनटू ओवर क्राउडिंग इन द एग्रीकल्चर। बराबर है ना यार दोस्तों? अगर आप देखोगे, देखो तो गांव में वहां पे सारे लोग फार्मिंग अगर करते होंगे तो फिर उससे कुछ मतलब है क्या, मुझे बोलो? नहीं है। या देखो जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से भी ये सारी चीजें वहां पे हमको देखने को मिलती है। दीज आर द मेन रीजन फॉर डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। समझा मैंने आप लोगों को? आप क्या बोला? तो दो मेन रीजन कौन से बोला? ज्वाइंट, आपका ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, मतलब सब लोग साथ में रहना। ओके, जैसे होता है ना, देखो कि मान लो पापा के 4 भाई, उनके सारे लड़के एक ही साथ रहते हैं और सारे लोग फार्मिंग में, दैट इज कॉल्ड ए ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। ओके, लैक ऑफ अल्टरनेटिव जॉब, मतलब चलो दूसरा कुछ नहीं तो फार्मिंग ही कर लेते, ऐसा वाला एटीट्यूड। ठीक है ना? चलो, तो आपको लोगों को रूरल में समझ में आया, सीजनल यानी डिसगाइज। ठीक है, नेक्स्ट, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अभी देखो क्या बोल रहा है, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन द अर्बन एरियाज, दैट इज इन द टाउन और सिटीज ऑफ द कंट्री। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो देखो पहला क्या बोल रहा है यहाँ पे, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब क्या, देखो when people are educated, पढ़े लिखे and willing to work but do not get the job is called as educated unemployment। अभी यहाँ पे मैं किसी डिग्री का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूँ दोस्तों, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए होता है, ऐसा मेरा मानना है। भला क्या, क्योंकि बच्चों या जो भी स्टूडेंट्स वहां पे पढ़ाई करते तो वो सीखने के एटीट्यूड से नहीं करते, बल्कि वो वहां पे सिर्फ डिग्री के लिए करते। अगर ऐसा रहेगा तो ही आप वहां पे एजुकेटेड होने के बाद भी अनएम्प्लॉयड रहोगे। देखो, एक मैं मेरा एक्सपीरियंस आपको बोलता हूँ दोस्तों, एट लास्ट आप लोगों को जॉब मिलने के लिए आपके एजुकेशन के साथ साथ आपका स्किल, आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जो मतलब देखो सिर्फ थियोरेटिकली चीजें नहीं होती बेटा, उसको प्रैक्टिकली आप लोगों को अप्लाई भी करते आना चाहिए। तो आप लोगों को तभी आएगा जब आपने वो चीजों को समझ के पढ़ा होगा। समझा मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ? तो इसलिए मैं हमेशा बच्चों को ये बोला करता हूँ कि सिर्फ आपको पास डिग्री है तो उससे बहुत बड़ा कुछ होगा, ऐसा नहीं है। जब तक आप लोग वो चीजों को समझोगे नहीं, सीखोगे नहीं, तब तक नहीं होगा। ठीक है, तो वही है, देखो पढ़ने के बाद भी और काम करने की इच्छा है फिर भी काम नहीं मिल रहा है। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड अमंग द मैट्रिक्यूलेट्स, मतलब जो 10th पास है वो लोग। ओके, आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अंडर ग्रेजुएट्स। ओके ना, तो ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स, तो ये लोगों में जनरली सारी चीजें वहां पे देखी जाती है। कैजुअल अप्रोच टू एजुकेशन, देखो दिख रहा है आप लोगों को, मैंने बोला था कि नहीं बोला था? आप लोग बस पढ़ने के लिए पढ़ना है तो ये केस में अनएम्प्लॉयमेंट रहना पड़ेगा।
समझा क्या? अगर आप पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो दोस्तों तो फिर पढ़ो ही मत उससे अच्छा, क्योंकि आगे जाके आपको कोई नौकरी वहां पे देने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो देखो उन्होंने वही बोला है। क्यों होता है ये? कैजुअल अप्रोच टू एजुकेशन है, कर लेंगे कोई फर्क नहीं, एग्जाम के पहले दिन रात भर जग के पढ़ लेंगे तो फिर अब भी मार्क आ जाएंगे, लेकिन आगे दिक्कत आएगा। समझा क्या? आगे इम्बैलेंस, हाँ फिर आप लोगों को बाद में क्या बोलना पड़ेगा? मोए मोए, समझा ना? हाँ, तो इम्बैलेंस बिटवीन द जॉब अपॉर्चुनिटीज, चाहिए वैसे जॉब नहीं है। नंबर ऑफ एजुकेटेड यूथ, ज्यादा लोग पढ़े काम का कोई नहीं है, ठीक है। प्रेफरेंस फॉर व्हाइट कॉलर जॉब्स, मतलब लोगों को होता है ना यार, शर्म आती काम करने में, उनको सिर्फ स्टैंडर्ड जॉब चाहिए, तो सब लोगों को थोड़ी ना मिल पाएगा वैसा। लैक ऑफ एम्प्लॉयबल स्किल्स, लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द अवेलेबल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी आर द मेन रीजन। जैसे लोग होता है ना, देखो यार मैक्सिमम लोगों का है ना करियर सिलेक्शन के टाइम पे गड़बड़ हो जाता है। आप समझ रहे हो ना, जिंदगी में करना क्या चाहिए यही हमको पता नहीं होता। बाकी के मतलब जो भीड़ जा रही है ना, एक बच्चे जा रहे हैं तो चलो सब लोग वही करेंगे, हमारा दोस्त वो कर रहा है, हमारे किसी रिलेटिव ने 10 साल पहले ये किया था, उसका आज बहुत अच्छा चल रहा है। अरे भैया लेकिन 10 साल पहले उसका स्कोप था, आज अभी आप करोगे तो 5 साल बाद उसका स्कोप रहेगा कि ये आपने दिमाग में रखना पड़ेगा ना। हमेशा याद रखना, जब भी आप वहां पे कोई भी करियर चूज करते हो ना, तो वो टाइम पे आप लोगों को आज का अपॉर्चुनिटी, आज उसका स्कोप है इसलिए वो नहीं करना है, 10 साल बाद इसका स्कोप रहेगा क्या, 5 साल बाद इसका स्कोप रहेगा क्या, अगर ये होगा तो ही आज करना है, अदरवाइज नहीं करना है। समझा मैं क्या बोल रही हूँ? ये चीज दिमाग में याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। पहला समझा ना आपको, एजुकेटेड समझा ना, दूसरा इंडस्ट्रियल। इट रेफर्स टू द अनएम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है। द अनएम्प्लॉयड वर्कर्स मे बी स्किल्ड or unskilled. This is generally form of open unemployment. Slow industrial growth, rapid growth of population, lack of training facility, low adaptability to modern technology, inconvenient location, low mobility of labor are the main reasons. अभी इसका मतलब क्या समझो। देखो दोस्तों, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट की अगर मैं वहां पे आप लोगों के साथ बात करूं ना, तो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट होगा जो इंडस्ट्रीज में हम लोगों को देखने को मिलेगा। अभी देखो लोग जो होते हैं ना, दो तरीके के होते हैं। पहला होता है स्किल्ड लेबर, पहला कौन होता है यहाँ पे मुझे बोला दोस्तों, स्किल्ड लेबर्स होते हैं। और दूसरा वहां पे होता है जिसको अपन बोलते हैं अनस्किल्ड लेबर। स्किल्ड मतलब क्या? जिनके पास कला है, जिसके पास पता है उनको कैसे करना है। अनस्किल्ड मतलब जिसको नहीं पता है। अभी रीजन ये होता है सर कि फिर वहां पे इंडस्ट्री में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों देखने को मिलता है सर हम लोगों को? देखो पहला उन्होंने वहां पे हमको बोला है जैसे स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, चाहिए वैसा ग्रोथ नहीं इंडस्ट्री में, तो वो ज्यादा लोगों को नहीं रख सकते। दूसरा, पॉपुलेशन जितने फास्ट बढ़ रहे हैं उतने फास्ट इंडस्ट्रीज नहीं बढ़ रहे। तीसरा, अभी देखो कभी भी अपन कोई भी नए जगह पे काम करते हैं ना, वहां पे आपको ट्रेनिंग मिलना चाहिए, तो ट्रेनिंग नहीं मिला तो वो केस में हो सकता है। चौथा, लो एडेप्टेबिलिटी ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है। मतलब क्या कि जो भी टेक्नोलॉजी देखो जैसे क्या होता है ना, जैसे जैसे टाइम बीतता है दोस्तों उसके बाद वहां पे ना नई नई चीजें वहां पे अपने पास आती है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है। तो जब तक नए टेक्नोलॉजी को आप एडॉप्ट नहीं कर पाओगे तो आप लोगों को वहां पे जॉब पे से क्या कर दिया जाएगा? मुझे बोलो, निकाल दिया जाएगा। उसमें क्या गलत है? समझा? नेक्स्ट, इनकन्वीनियंट लोकेशन, मतलब होता है ना जैसे देखो एक आधी जो फैक्ट्री मान लो बहुत दूर है इसलिए अपन जॉब नहीं कर रहे, वैसा वाला सिचुएशन। आगे इनकन्वीनियंट लोग हो गया, लो मोबिलिटी ऑफ लेबर, मतलब क्या? लेबर शिफ्ट नहीं हो पा रहे। ये सारी चीजें यहाँ पे होती है दोस्तों, जिसकी वजह से वहां पे हम लोगों को इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। बोलो समझा क्या नहीं समझा? ठीक है। नेक्स्ट, अभी देखो जब भी अपन वहां पे इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे इसके अंदर उन्होंने हम लोगों को बेसिकली ना टोटल मिला के अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 उन्होंने यहाँ पे हमको पॉइंट्स दिए दोस्तों। तो अपन यहाँ पे फटाफट ये सारी चीजें वहां पे देख लेंगे, ठीक है। तो देखो पहला दिया है फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, उसमें पहला है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल मतलब क्या मुझे बोल सकते हो कि जैसे मान लो कि वहां पे जो फैक्ट्री है उसके अंदर मान लो कोई मशीनरी पहले पुरानी मशीनरी थी, अभी हम लोगों को मशीनरी को वहां पे चेंज करना है, तो ऑब्वियसली जब नई मशीनरी आएंगी तो उसके शायद कुछ चीजें अलग होगी। ओके, तो वही है देखो, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस बिकॉज ऑफ द चेंज इन द टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज अ कैपिटल इंटेंसिव एंड रिक्वायर लेस लेबर्स। बराबर है क्या नहीं मुझे बताओ? आजकल अगर आप देखोगे दोस्तों तो जो मशीनरी जो है ना वो ऑटोमेटेड मशीनरी आ चुकी है, अभी ऑटोमेशन वहां पे बहुत ज्यादा हुआ है।
तो ऑटोमेशन होने की वजह से वहां पे क्या होता है दोस्तों कि हम लोगों को लेबर की या लोगों की जरूरत वहां पे कम गिरती है। समझा कि मैं आपको, लेस लेबर, लोग नहीं लगते उसके लिए। व्हेन द न्यू टेक्निक्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्जिस्टिंग वर्कर आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर जॉब ड्यू टू, क्यों निकालते हैं मुझे यहाँ पे बोलो, लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग। एग्जाम्पल कंप्यूटराइजेशन वगैरह, रोबोटिक टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो एक बात बोलता, कुछ सालों पहले ना, जब बैंक में वहां पे कंप्यूटर आए थे ना दोस्तों, वो टाइम पे पहले तो देखो बैंक के अंदर भी जो अकाउंटिंग होता था मैनुअल अकाउंटिंग होता था, बुक के अंदर किया जाता था। पर जब भी वहां पे अपना कंप्यूटर आ गया ना दोस्तों, वो टाइम पे वहां पे बैंक के अंदर जो अकाउंटिंग है ना, वो सब कंप्यूटराइजेशन किया गया उसका। आणि वो टाइम पे जो भी लोग वो कंप्यूटर को नहीं सीख पाए, वो लोगों को वहां से निकाल दिया गया था। समझा क्या? तो ऐसे सिचुएशन होता है। आगे, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, इंपॉर्टेंट मार्क करना, शॉर्ट नोट को आपको ये पूछा जा सकता है। देखो, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉज ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी, पावर फेल्यूर, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब क्या? देखो, पहली बात याद रखना, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है ना, ये किसी वजह की वजह से होता है और ये हमेशा टेम्पररी होता है। कैसे होता है यहाँ पे मुझे बोलो? टेम्पररी होता है। टेम्पररी मतलब छोटे पीरियड की वजह से या छोटे पीरियड के लिए होता है। ठीक है, अभी देखो, जैसे मैं अगर आप लोगों को यहाँ पे बोलूँ ना दोस्तों, तो ध्यान देना। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरा जो मशीनरी, मान लो किसी रीजन की वजह से मेरा मशीनरी वहां पे बंद गिर गया, उसको अपन बोलते हैं ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी। मान लो फॉर एग्जाम्पल जो पावर फेल्यूर, मतलब क्या अपन वहां पे बोल सकते हैं? देखो, जैसे होता है ना, देखो जैसे एक आधे फैक्ट्री के अंदर मान लो किसी दिन वहां पे लाइट चले गया, इलेक्ट्रिसिटी का कुछ तो भी लफड़ा हो गया, वो केस में रॉ मटेरियल वहां पे जो चाहिए था वो नहीं है अपने पास, अभी आया ही नहीं टाइम पे, वो केस में। तो किसी भी रीजन के जैसे टेम्पररीली अगर वहां पे काम धंधा नहीं है ना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो कभी कभी लोग है ना, ये स्ट्राइक पे चले जाते, देखो छुट्टी पे चले जाते है क्या नहीं? बताओ, हमारी मांगे पूरी करो, होता है कि नहीं होता है ऐसा? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, समझ में आ रहा है ना पक्का आप लोगों को जो भी मैं सिखा रहा हूँ? ठीक है ना? चैट सेक्शन में कमेंट में बोलना याद से। ठीक है, आगे, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज द रिजल्ट ऑफ साइक्लिकल फ्लक्चुएशन इन द बिजनेस एक्टिविटी। मतलब क्या? देखो, अभी देखो दोस्तों, हर एक जो बिजनेस होता है ना, वो हर एक बिजनेस में वहां पे फेजेस होती है। जैसे कभी एक आधा बिजनेस बहुत ज्यादा बूम में रहेगा, कभी एक आधा बिजनेस बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगा। अगर आप वहां पे देखेंगे तो कोविड के टाइम पे टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी बंद हो गई थी। समझ रहे हो ना? टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी बंद हो गई थी, क्योंकि लोग घर के बाहर ही नहीं जाते थे, तो क्या घूमने कौन जाएगा मुझे बताओ? तो ये क्या हो गया बोलो? वहां पे वो जो इंडस्ट्री थी उसमें वहां पे डिक्लाइन वाला फेज आया, वहां पे डिप्रेशन वाला फेज आया। देखो उन्होंने वही बोला है, द इकोनॉमी पासेस थ्रू द वेरियस फेजेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड डिप्रेशन। प्रॉस्पेरिटी मतलब जहां पे बहुत जोरों शोरों से बिजनेस चल रहा है, डिप्रेशन मतलब थोड़ा सा भी ना बुरे दिन चल रहे बिजनेस के, वैसा वाला सिचुएशन। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिप्रेशन, क्लास का एग्जांपल दूं मैं आपको, अप्रैल मार्च ये जो महीने होते हैं, जून, वहां पे क्लासेस में बहुत एडमिशन आती है, तो दैट इज प्रॉस्पेरिटी वाला टाइम। और अगर मैं वही अगर मान लो जनवरी की वगैरह बात करूं, तो वहां पे थोड़ा सा एडमिशन नहीं होते, तो दैट इज डिप्रेशन वाला। समझा क्या? नेक्स्ट, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिप्रेशन इफेक्टिव डिमांड फॉल्स विच लीड्स टू फॉल इन द प्राइजेस एंड प्रॉफिट अर्न बाय प्रोड्यूसर। समझा क्या? अगर भैया डिमांड ही नहीं हो रहा है तो उसको प्राइस कम करना पड़ेगा। इसलिए देखो ना, मैक्सिमम जो आपको डिस्काउंट मिलता है क्लास में, वो लगभग दिसंबर जनवरी के पीरियड में मिलता है। कोई भी प्रोडक्ट का देखो ना, मानसून सेल कब आता है मुझे बताओ? यही टाइम पे आता है लगभग। यस और नो मुझे बताओ, ध्यान में आ रहा है क्या? तो ऐसा टाइम है जहां पे ना उनकी डिमांड नहीं है, तो प्राइस को कम करके, प्रॉफिट को कम करके डिमांड क्रिएट किया जाता है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। आगे, एज अ रिजल्ट देयर इज अ करस्पॉन्डिंग डिक्लाइन इन द इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी। अगर मान लो मेरे कोई गुड्स का अगर डिमांड ही नहीं हो रहा है, तो मैं वहां पे उसका और प्रोडक्शन करूंगा कि मुझे बताओ? नहीं करूंगा। समझा क्या? वैसा। अब फॉल इन द प्रोडक्शन लीड्स टू फॉल इन एम्प्लॉयमेंट। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल दोस्तों, मुझे पता है कि आने वाले 2 महीने वहां पे ना मेरे को ज्यादा ऑर्डर नहीं मिलने वाले, मेरे को फैक्ट्री में ज्यादा काम नहीं, तो शायद मैं मेरे आके लोगों को निकाल दूं टेम्पररी। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। बोलो समझा कि नहीं समझा? क्लियर है पक्का इतना? नेक्स्ट, आगे उन्होंने यहाँ पे मुझे दिया दोस्तों, कौन सा बोलो? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सा दिया यहाँ पे मुझे बताओ जल्दी से उन्होंने? आगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो क्या बोल रहा है,
दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस ड्यू टू ड्रास्टिक चेंजेस, किसमें, इन द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री। जो भी अपने कंट्री का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें कुछ ड्रास्टिक चेंजेस आना, जैसे देखो these changes may affect either supply or demand of a factor of production. Structural changes in the economy are caused by, अभी देखो ये इंपॉर्टेंट है, क्यों होता है, देखो ड्रास्टिक चेंजेस क्या होता है, जैसे देखो ना गवर्नमेंट ही चेंज हो गया मान लो, जैसे देखो मान लो बीजेपी की जगह पे कांग्रेस आ गया, मैं कभी सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं बीजेपी, मेरे को मोदी जी बहुत पसंद है, ठीक है बॉस, तो बीजेपी का काम अलग लेवल का है, तो लेकिन मान लो कि अगर दूसरा कोई अगर सरकार आ जाता है तो लफड़ा हो जाएगा, राइट। तो चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज बोल सकते हो, कोई गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी है, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, पैसा ही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, और मुझे नया रॉ मटेरियल लाना है लेकिन पैसा ही नहीं है, तो वो केस में शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्री, एक जगह से दूसरे में फैक्ट्री को ही शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये जब बड़े चीजें आती है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज अ लॉन्ग टर्म फिनोमेनॉन, ये लंबे समय तक चलता है। ऊपर का कौन सा था, मुझे यहाँ पे बोलो आप लोगों का, ऊपर अपन देखा था ना एक इसके पहले, कौन सा था वो, जहाँ पे अपन ने शॉर्ट टर्म देखा था, बोलो, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट था वो, फ्रिक्शनल शॉर्ट टर्म होता है, याद रखना एमसीक्यू में आ सकता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट शॉर्ट टर्म आणि स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ मिसमैच बिटवीन स्किल ऑफ वर्कर्स एंड द जॉब दैट एक्चुअली अवेलेबल। मतलब देखो जैसे दोस्तों सीधी बात है, मैं कैसे बोलूं, अभी देखो आप लोगों को, टेक्नोलॉजी के चेंजेस आने के वजह से या किसी भी कंपनी में या फैक्ट्री में वहां पे कोई बड़ा चेंज आने की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे मान लो मैं बोलता कि मैं मेरी फैक्ट्री को यहाँ से लेके दूसरे स्टेट में वापस शिफ्ट करना चाहता हूँ, तो मेरी फैक्ट्री अगर एक जगह से दूसरी जगह अगर शिफ्ट हो जाए, तो जैसे मान लो मेरी फैक्ट्री पहले ना उधर थी, तमिलनाडु में थी मान लो, अभी मैं वो फैक्ट्री को महाराष्ट्र में लेके आना चाहता हूँ, तमिलनाडु के लोग भी मेरे साथ आएंगे क्या, बोलो फैक्ट्री के साथ नहीं आएंगे शायद, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखो उन्होंने क्या बोला, जैसे हॉर्स कार्ट, घोड़ा गाड़ी को अपन ने रिक्शा से चेंज कर दिया, तो जो घोड़ा गाड़ी चलाने लोग वो क्या हो जाएंगे, मुझे यहाँ पे बोलो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटराइज टाइपिंग, मतलब मैनुअल टाइपिंग से कंप्यूटराइज टाइपिंग हो गई, तो ये सब क्या है, मुझे यहाँ पे बोलो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप है, ठीक है। तो ये चार चीज याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट में वहां पे चार चीजें थी, टेक्नोलॉजिकल, फ्रिक्शनल, साइक्लिकल और स्ट्रक्चरल, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों, देखो उन्होंने हम लोगों को दिया हुआ है 1993-94 में ये अनएम्प्लॉयमेंट का रेट उन्होंने यहाँ पे हमको दिया हुआ है, ओके। तो अगर स्टेट वाइज अगर अपन यहाँ पे बात करें, देखो दोस्तों, तो स्टेट वाइज अनएम्प्लॉयमेंट रैंक्स, तो सबसे ज्यादा अगर अनएम्प्लॉयमेंट वहां पे रहेगा दोस्तों, तो वो किधर है, देखो यहाँ पे त्रिपुरा में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, देखो ना, अगर 1000 लोग में अगर रहेंगे तो उसमें से लगभग 20% लोग अनएम्प्लॉयड है, और अगर अपन महाराष्ट्र का नंबर देखें तो एक कंपेरेटिवली बहुत कम है, समझा, 21 ही सिर्फ अनएम्प्लॉयड है वहां पे पर 1000%, ठीक है। तो इसलिए देखो जो स्टेट में वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है वो स्टेट में आप लोगों को थोड़ा सा क्या दिखेगा, मुझे बताओ, पॉवर्टी ज्यादा दिखेगा, ठीक है। चलो, तो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों, देन बाकी की जो भी चीजें अपन वहां पे क्या करेंगे मुझे बताओ, आने वाले वीडियो में वहां पे देख। तो देखो आज का जो भी अभी लेक्चर है ना, तो इस लेक्चर में अपन आप लोगों का जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है दैट इज टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 46 के ऊपर का, जिसका नाम है वहां पे कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये अपन वहां पे क्या करने वाले, बोलो स्टार्ट करने वाले, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान देना, पूरा कॉन्सेंट्रेट वहां पे आप लोग कर लेना। तो देखो उन्होंने यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया, देखो फॉलोइंग आर द मेजर कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब क्या दोस्तों कि एग्जैक्टली अगर अपने इकोनॉमी में वहां पे किसी भी रीजन से अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं वो हमको यहाँ पे देखना है। पहला भी उन्होंने वहां पे हम लोगों को यहाँ पे दिया दोस्तों, क्या बोलो, जॉबलेस ग्रोथ, पहला क्या दिया उन्होंने, हम यहाँ पे बोलो हमको जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है। अभी देखो कैसा है पता है क्या, कि इंडिपेंडेंस जब भी हुआ ना अपने कंट्री का, राइट, जब भी अपना कंट्री वहां पे इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है, उसके बाद वहां पे क्या हुआ, तो जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो वहां पे, जिसे देखो दो चीजें, अपने इंडिया में वहां पे क्या हुआ दोस्तों, पॉपुलेशन भी बढ़ते रहा और साथ साथ में वहां पे अपने कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ भी होते रहा, ठीक है। लेकिन वो क्या बोल रहा है पता है क्या, जॉबलेस ग्रोथ मतलब क्या, कि अपने कंट्री में होने वाला जो ग्रोथ है ना वो थोड़ा सा कम था एज कंपेयर टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। समझ में आया मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मतलब जितना ग्रोथ हो रहा था ना वो अपने सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सके उतना सफिशिएंट नहीं हो रहा था, ठीक है।
तो देखो उन्होंने क्या बोला है, मोर एवर द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हैज नॉट बीन एडिक्वेट इनफ टू एब्जॉर्ब द इंक्रीजिंग लेबर फोर्स। अभी आप सभी लोगों के मन में आएगा सर इंक्रीजिंग लेबर फोर्स मतलब क्या, तो देखो आपको ये तो पता है ना दोस्तों कि जैसे देखो यार अपने इंडिया में ना वहाँ पे जो डेथ रेट है वो एकदम से कम हुआ यानी बर्थ रेट जो है वो अपना वैसा का वैसा ही रहा, ठीक है। तो बर्थ रेट बढ़ रहा है, डेथ रेट कम हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं पे वहां पे पॉपुलेशन या लेबर फोर्स क्या हो जाएगा, मुझे बोलो वहां पे बढ़ जाएगा। तो वो क्या बोल रहा है कि जिस स्पीड से अपने यहाँ पे लेबर फोर्स बढ़ रहा है उस स्पीड से अपने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं हो रहा है, और इसकी वजह से इसको ही अपन वहां पे क्या बोलते हैं, जॉबलेस ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है। इकोनॉमी का ग्रोथ होना बट वहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट ना मिलना, दैट इज कॉल्ड एज जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट देखो उन्होंने यहाँ पे दिया है इंक्रीज इन लेबर फोर्स। तो देखो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने यहाँ पे बोला है डेथ रेट हैज रैपिडली डिक्लाइन विदाउट द करस्पॉन्डिंग फॉल इन द बर्थ रेट, देयरफॉर कंट्री हैज रजिस्टर्ड अनप्रेसिडेंटेड पॉपुलेशन ग्रोथ, दिस वाज नेचुरली फॉलोड बाय एन इक्वली लार्ज एक्सपेंशन इन द लेबर फोर्स लीडिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट। तो मैंने आपको बोला कि नहीं, क्या देखा अपन ने, देखो यहाँ पे तो इसमें वहां पे क्या होगा कि लोगों का जो भी डेथ रेट रहेगा ना वो कम रहेगा, और मतलब ये कम हो रहा है, इंडिया में जो डेथ रेट है वो कम हो रहा है, लेकिन लोगों का जो बर्थ रेट है वो मतलब कम नहीं हो रहा है, वो उतना ही है या थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो इसके वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अपने यहाँ पे जो नंबर ऑफ पीपल है, जो नंबर ऑफ पीपल है, पॉपुलेशन जो है अपने कंट्री का, वो वहां पे अपना इंक्रीज हो जाएगा, और इसके वजह से कहीं ना कहीं पे अपने कंट्री के अंदर वहां पे जो लेबर फोर्स है वो वहां पे क्या हो जाएगा, मुझे बोलो, बढ़ जाएगा, ठीक है। इसको अपन यहाँ पे बोलते हैं इंक्रीज इन लेबर फोर्स। तो इसके वजह से भी एम्प्लॉयमेंट लोगों को यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो तीसरा देखो एक्सेसिव यूज ऑफ मशीनरी। अभी देखो दोस्तों, जब भी आप किसी भी चीजों का प्रोडक्शन करते हो ना तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप वहां पे क्या करो, लेबर को लेके वहां पे प्रोडक्शन करो, मतलब लेबर के मदद से प्रोडक्शन करो, या आप वहां पे क्या करो, अलग अलग मशीनरीज वगैरह लेके आओ और उसके मदद से वहां पे आप प्रोडक्शन करो, ठीक है। तो इतना याद रखना दोस्तों, अगर आप वहां पे लेबर को लेके प्रोडक्शन कर रहे हो ना तो इसको अपन यहाँ पे बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। इसको अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं, मुझे बोलो, लेबर इंटेंसिव टेक्निक बोलते हैं, समझा क्या। और अगर आप मान लो वहां पे किसी मशीनरी को लेके अगर प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो इसको अपन यहाँ पे बोलते क्या, बोलो, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अगर लेबर को लेके कर रहे तो लेबर इंटेंसिव, कैपिटल को लेके कर रहे तो कैपिटल इंटेंसिव, ऐसे दो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन वहां पे होती है, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, इन इंडिया मैन पावर इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज। अपने इंडिया में वहां पे जो भी लोगों की मैन पावर है वो अपने पास वहां पे बहुत ज्यादा है, लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है, ठीक है। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस द कंट्री वुड हैव लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। तो देखो ना, जो कंट्री में वहां पे लोग अवेलेबल है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वहां पे ऑब्वियसली लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज होना चाहिए। लेकिन देखो हाउएवर नॉट ओनली इन इंडस्ट्रीज, मतलब इंडस्ट्रीज में नहीं, लेकिन उसके साथ साथ एग्रीकल्चर रहने दो या कोई भी चीजें रहने दो, प्रोड्यूसर आर इंक्रीजिंगली सब्सटीट्यूटिंग कैपिटल फॉर लेबर। मतलब क्या कि भले ही अपने कंट्री में वहां पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक का अपन यूज कर सकते हैं, भले ही अपने कंट्री का वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है तो अपन लोगों को लेके वहां पे प्रोडक्शन कर सकते, लेकिन यह होने के बावजूद भी वहां पे इंडस्ट्रीज में भी और साथ साथ में खेती बाड़ी में भी वहां पे क्या होता है, मुझे बोलो, जो भी प्रोड्यूसर है, ओके, वो क्या करता है, बोले यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव का टेक्निक यूज कर रहा है, मतलब मशीनरी का यूज कर रहा है ज्यादा, वेयर कैपिटल इज अबंडेंट सप्लाई, ओके। यूज ऑफ अबंडेंट मतलब क्या, सफिशिएंट है ना यार, ओके। यूज ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स एंड अदर सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट is both rational and justified, but in India this policy result in the large unemployment, ठीक है। देखो दोस्तों, वैसे अगर अपन यहाँ पे बात करें ना तो कैसा होता है पता है क्या, कि जब भी अपन वहां पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का या कोई भी मशीनरी का यूज करके अगर प्रोडक्शन करे तो इसके वजह से वहां पे क्या होगा कि आपका जल्दी से काम होगा, फटाफट सारी चीजें होगी, बट ये होने के बावजूद भी वो वहां पे क्या कर रहे हैं, मुझे बोलो, आपका लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करने की जगह पे वो कैपिटल मतलब करना ही चाहिए ना यार, क्यों ऐसा, क्योंकि जल्दी जल्दी काम होगा, बराबर है क्या। बट इसकी वजह से वहां पे क्या हो रहा है दोस्तों, तो कंट्री के ऊपर निगेटिव इंपैक्ट गिर रहा है, क्यों, क्योंकि जो भी लोग हैं फिर उनको काम धंधे नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, लैक ऑफ डेवलपमेंटल प्रोग्राम, क्या दिया देखो, वोकेशनल स्किल डेवलपमेंटल कोर्स। वोकेशनल मतलब क्या है, जो बिजनेस के रिलेटेड होंगे, जहाँ पे प्रैक्टिकल आप लोगों को चीजें करके बताई जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट, ठीक है।
ऐसा स्किल जो अपने को बिजनेस करने में वहां पे काम में आए। तो देखो क्या बोल रहा है, वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज विच आर कंपेटिबल टू इंडियन इंडस्ट्री आर कंपेरेटिवली लेस इन नंबर। ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अपने यहाँ पे ना मतलब जो एक्चुअल में बिजनेस क्या वगैरह ट्रेनिंग देगा, वैसे जो इंडस्ट्रीज है, वैसी जो चीजें वो अपने यहाँ पे कैसी बोलो कम है। सो देयर इज अ डेप्थ ऑफ स्किल मैन पावर नीडेड बाय द इंडस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे डेप्थ मतलब क्या होता है बोलो, इसका वहां पे कम ही होना। ठीक है, किसी भी चीज का अपन बोलते हैं ना कि कम है, जितना चाहिए उससे कम है, उसको अपन वहां पे क्या बोलते हैं दोस्तों, डेप्थ भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है ना, तो इसके वजह से देखो ना स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ही नहीं चलते अपने यहाँ पे, जिससे वहां पे लोगों को ट्रेन किया जा सके, लोगों को वहां पे अलग अलग चीजें सिखाई जा सके जो हम लोगों को वहां पे अपने फैक्ट्री में वगैरह काम को आए। ठीक है, तो ये कोई चीजें वहां पे हो रही है क्या, मुझे बोलो नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं पे इसके वजह से वहां पे आपको प्रॉब्लम आएगा, मतलब इसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट वहां पे बढ़ रहा है। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेशंस टुवर्ड्स द एम्प्लॉयमेंट। अभी देखो कैसा है, ध्यान दो, उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों कि जो भी एजुकेटेड यूथ है अपने इंडिया के, ठीक है, वो वहां पे क्या चाहिए बोलो उनको सबको, व्हाइट कॉलर जॉब। व्हाइट कॉलर जॉब, जॉब मतलब क्या, कोई अच्छे पोस्ट का जॉब चाहिए उनको। ठीक है, तो अभी मुझे एक बात बोलो यार, सभी लोगों को एक जैसा अच्छे जॉब मिल सकते हैं क्या, मुझे बताओ। शायद किसी को वहां पे लो प्रोफाइल वाला जॉब मिले, शायद किसी को वहां पे थोड़ा सा ऊपर वाला जॉब मिले। ठीक है ना, मतलब इतना याद रखना दोस्तों कि हर एक जो लोग होते हैं ना, उनको वहां पे जरूरी नहीं कि सभी लोगों को एकदम अच्छे पोस्ट वाला है, अच्छे पोजीशन वाला जॉब मिलेगा। ठीक है, तो उन्होंने वहां पे क्या बोला, देयर इज अ लैक ऑफ इनोवेटिव एंड इंटरप्रेन्योरशिप, क्या बोल रहे, देयर इज अ लैक ऑफ इनोवेटिव एंड इंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटीज वेयर दे कैन बी सेल्फ एम्प्लॉय। ठीक है, तो इसकी वजह से वहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो तो वो यहाँ पे हमको ये बोल रहा है कि अपने यहाँ पे कैसा है, इनोवेटिव जो भी चीज है, ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें वहां पे क्या है बोलो, ये चाहिए उतनी है क्या, मुझे बताओ, नहीं है। देखो उन्होंने वही बोला है, तो इसकी वजह से क्या होगा, देखो ग्रेजुएट्स प्रेफर टू रिमेन अनएम्प्लॉयड टिल दे गेट, मतलब बहुत सारे लोग आप लोगों ने आपके आजू बाजू में वहां पे ऐसे देखे होंगे कि कुछ लोग जो है ना, उनको मतलब ना जब तक उनके चाहिए वैसा उनको जॉब नहीं मिलेगा ना, चाहिए वैसा मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल उनकी वहां पे जितनी भी बेसिक एक्सपेक्टेशंस रहेंगी सैलरी की, या मान लो उनका वहां पे जैसे कोई लोकेशन अगर रहेगा, या उनका मान लो वही कंपनी में अगर चाहिए कुछ ऐसा अगर रहेगा, तब तक वो मान लो कि अगर काम धंधे नहीं करते रहेंगे, तो उसको अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं बोलो कि एक्सपेक्टेशन टुवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट नहीं होने की वजह से वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट है। समझा क्या, शायद आप लोगों ने भी आपके आजू बाजू में कहीं पे एक्सपीरियंस किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो उन्होंने क्या बोला यहाँ पे, सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, अभी देखो कैसा, ध्यान दो, अभी जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी अपने इंडिया में चलती है बराबर, वो कैसे चलती है यहाँ पे मुझे बताओ दोस्तों। तो अपने इंडिया में एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो भी है वो यहाँ पे अपने सीजन वाइज चलती है बराबर ना, जैसे मान लो कि साल के कुछ 6 महीने 8 महीने वहां पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी चलती रहती है, और जब वो वहां पे सीजन खत्म हो जाता है तब लोग क्या रहते हैं मुझे बोलो, अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द मानसून, ये किसके ऊपर डिपेंड है फिर मुझे बोलो, आप सारी चीजें मानसून के ऊपर डिपेंड है। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, पुअर सॉइल फर्टिलिटी, इरिगेशन मतलब क्या, पानी वगैरह का, पुअर सॉइल फर्टिलिटी, outdated production technique, non-availability of certified seeds, fertilizers are the factors that reduce the capacity of agriculture for other gainful employment throughout a year। ठीक है, जैसे क्या देखो यहाँ पे, तो पहला वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो ये कुछ प्रॉब्लम्स है दोस्तों एग्रीकल्चरल इसमें, जिसके वजह से वहां पे क्या होता है, अपने को वहां पे पूरे साल भर काम भी नहीं करते आता है और चाहिए वैसा आउटपुट भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे कौन से प्रॉब्लम बोले थे, देखो यहाँ पे एक बार अपन इसको गो थ्रू कर लेते हैं वापस। कौन से लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज बोल रहा है वो, इरिगेशन मतलब क्या, पानी वगैरह जो चाहिए उतना नहीं जा रहा है, सॉइल का फर्टिलिटी नहीं है अच्छा, आउटडेटेड प्रोडक्शन टेक्निक्स हो रही है, अवेलेबिलिटी नहीं है वहां पे सर्टिफाइड सीड्स की वगैरह। तो ये वहां पे क्या है दोस्तों, कुछ वहां पे रीजन है जिसकी वजह से वहां पे हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे मुझे बताओ जल्दी दोस्तों, वहां पे हमको एग्रीकल्चरल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखो क्या दिया उन्होंने, द लेबरर्स आर एम्प्लॉयड ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स इन अ ईयर, रेस्ट ऑफ द ईयर लेबर फोर्स रिमेन्स जॉबलेस। बराबर है ना यार, अभी देखो ना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अभी फार्म में वहां पे कोई एक्टिविटी करने का काम ही नहीं है, तो फिर वहां पे लोग क्यों रखेंगे उनको, है ना, लोग क्या करेंगे बोलो, जो भी वहां पे फार्मर लोग हैं जिन्होंने अगर मान लो किसी को काम पे रखा होगा, तो वहां पे वो नेचुरली क्या करेगा मुझे बताओ जल्दी से, कि जब भी उसका वहां पे जितना भी उसका काम है अगर वो हो जाता है तो फिर वो निकाल देगा। ठीक है, नेक्स्ट,
स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अभी देखो क्या दिया है, द ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज वेरी स्लो, inadequate irrigation facilities, fertilizers, unsatisfactory growth of infrastructure are all due to inadequate industrial expansion. As a result, employment opportunity have not increased enough in the rural sector to absorb the growing labor force. मतलब क्या देखो, इसका मतलब ये बोल रहा है कि जो अपने कंट्री के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, अपने कंट्री के अंदर वहाँ पे जो भी अलग अलग इंडस्ट्रीज वगैरह आनी चाहिए, अपने कंट्री के अंदर वहाँ पे जो भी, जैसे मैं बोलता हूँ समझो एग्रीकल्चरल अलग अलग जो फैसिलिटीज है वो जो लोगों को मिलना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक ये सारी चीजें वहाँ पे लोगों को मिल रही क्या, मुझे बताओ, नहीं मिल रही। जो चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, इंडस्ट्रीज वहाँ पे चाहिए वैसी डेवलप नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं पे उसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि वहाँ पे अपने यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन है वो वहाँ पे नहीं होगा, उसकी वजह से लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे चलते रहेगा, ठीक है। आगे उन्होंने यहाँ पे देखो हमको क्या बोला है, माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन। माइग्रेशन मतलब क्या दोस्तों, देखो कभी भी ना, जब भी लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में शिफ्ट होते हैं, क्या बोला मैंने, जब भी लोग ये रूरल एरिया से कहाँ पे शिफ्ट होते हैं, मुझे बोलो, अर्बन एरिया में वहां पे जब भी शिफ्ट होते हैं, यानी अर्बन एरिया में जाने के बाद जब उनको वहां पे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, समझ रहे हो ना, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ये उम्मीद से वहां पे शहर में चले जाते हैं कि वहां पे जाके हमको कुछ नौकरी मिलेगी, तो वो रूरल एरिया में से अर्बन एरिया में चले जाते हैं, बट वहां पे जाने के बाद उनको नौकरी नहीं मिलता, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, उसको अपन क्या बोलते, बोलो, माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन बोलते, समझा क्या। और इसके वजह से कहीं ना कहीं पे अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट भी वहां पे बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऐसे टोटल मिला के अपन ने यहाँ पे कितने कॉजेस देखे, मुझे बताओ बच्चों जल्दी से, 8 कॉजेस देखे। एक बार अपन देख लेते कौन से, जॉबलेस ग्रोथ देखा, इंक्रीज इन लेबर फोर्स देखा, एक्सेसिव यूज ऑफ मशीनरी, लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक्सपेक्टेशन टुवर्ड्स द एम्प्लॉयमेंट, सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर, स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड माइग्रेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन, ठीक है। इतना बस आप लोगों को आप अच्छे से क्या करना है, बोलो, याद रखना है, ठीक है। चलो अभी अपन थोड़ा आगे जाएंगे। देखो उन्होंने वहां पे हमको क्या दिया दोस्तों, तो उन्होंने यहाँ पे हमको दिया यू शुड नो इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब क्या कि जो भी अनएम्प्लॉयमेंट अपने इकोनॉमी में वहां पे हो रहा है, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या इफेक्ट गिरेगा अपने सोसाइटी के ऊपर, वो हमको देखना है। तो पहला वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो हमको इकोनॉमिक इफेक्ट, ओके। दूसरा कौन सा, सोशल इफेक्ट। अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो दोस्तों एक बात समझ लो, इकोनॉमिक इफेक्ट मतलब क्या पता है क्या, कि जो जिसके वजह से ना हम लोगों को आप पे कहीं ना कहीं पे फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, ठीक है। तो देखो जैसे मुझे एक बात बोला, आपने यहाँ पे इतना ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स है, बराबर, अपने यहाँ पे इतना प्लस पॉइंट है कि अपने यहाँ पे यूथ पॉपुलेशन ज्यादा है, सही है ना। लेकिन मुझे एक बात बोलो कि अगर मान लो अपनी इकोनॉमी में वहां पे चाहिए उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ही नहीं अगर होगा, तो अपना जो ह्यूमन रिसोर्स है वो अल्टीमेटली वहां पे क्या हो जाएगा, मुझे बोलो, वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट वेलफेयर स्कीम्स। अभी देखो अपने कंट्री के अंदर है ना, अपना जो गवर्नमेंट है, राइट, वो अलग अलग क्या करता है, मुझे वहां पे बोलो, पॉलिसीज लेके आता है, स्कीम्स लेके आता है, ठीक है, जिसकी वजह से वहां पे लोगों का क्या हो सके, मुझे बोलो, वहां पे वेलफेयर हो सके। लेकिन यहाँ पे चाहिए वैसे वो जो स्कीम है ना वो इम्प्लीमेंट नहीं होते, मतलब वो एक्चुअल में वहां पे अप्लाई नहीं हो पा रहे, समझा क्या। नेक्स्ट, पावर्टी एंड इनकम इनइक्वालिटी। मतलब क्या, देखो तो अपने कंट्री के अंदर वहां पे कैसा है दोस्तों, बहुत ज्यादा पावर्टी है, ओके। अगर आप देखोगे तो वहां पे जो रिच एंड पुअर है इनके बीच का जो गैप है ना वो बहुत बड़ा है, ओके। तो इसको अपन क्या बोलते, बोलो, इनकम इनइक्वालिटी बोलते हैं। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर्स, ठीक है। और लास्ट में हाई डिपेंडेंसी रेशियो। तो ये सारे क्या है, मुझे यहाँ पे बोले दोस्तों, आपने इकोनॉमिक इफेक्ट गिरते ड्यू टू व्हाट, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। अभी देखो उन्होंने यहाँ पे क्या दिया, नेक्स्ट, सोशल इफेक्ट्स। तो क्या होगा, सोशल टेंशन एंड अनरेस्ट, ठीक है, ये सारी चीजें होगी। उसके बाद क्या होगा, लॉस ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, ओके। एंड तीसरा, हेल्पलेसनेस। तो ये जो सारी चीजें दोस्तों, ये आपने क्या है, बोलो, आप सोशल इफेक्ट्स में वहां पे आ जाएंगे, ठीक है। बस ये याद रखना है आपको, ज्यादा कुछ इस पे आएगा नहीं, आई डोंट थिंक सो, बट आया तो बस इसके पॉइंट्स आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट देखो उन्होंने क्या बोला, यू शुड नो में क्या बोल रहा है अभी, कि बाबा व्हाट आर द जनरल मेजर्स टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब क्या, कि अगर मान लो अपने यहाँ पे अगर अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो फिर उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको कम करने के लिए हमने क्या करना चाहिए। तो देखो क्या बोल रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो मतलब ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, भला क्या, ये मार्क करके रखना, अच्छा क्वेश्चन है, 6 मार्क को 4 मार्क को पूछ सकते हैं आपको। तो पहला क्या बोल रहा है कि जो भी अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर है ना फिर उसको डेवलप करो। दूसरा, प्रोविजन फॉर अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन, जैसे फॉर एग्जांपल किसी स्पेसिफिक बिजनेस पे डिपेंड मत रहो आप, मल्टीपल वहां पे बिजनेसेस तैयार करो। तीसरा, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर,
इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या, जैसे रोड्स बनाओ, ब्रिजेस बनाओ, ये सारी चीजें। चौथा, रिफॉर्म्स इन एजुकेशनल सिस्टम। एजुकेशनल सिस्टम मतलब क्या दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल देखो वहां पे अपन बोल सकते हैं कि जैसे प्रॉपर स्कूल्स बनाओ, ये जो सारी चीजें वो करो, लोगों के बीच में आप एजुकेशन का अवेयरनेस बढ़ाओ। आगे डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, ओके, जो भी अपने अलग अलग टूरिस्ट प्लेसेस है, टूरिज्म प्लेसेस है, वहाँ उसका डेवलपमेंट करो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, बाहर के लोग आएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। यूज ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक चालू करो, मशीनरी का थोड़ा सा यूज कम करो। डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, तो जो भी आपका आईटी वगैरह है उसको डेवलप करो। ओके, जो भी अपने जैसे इंटरनेट सर्विसेज है वो सब बढ़ाओ। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। ओके, वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब क्या, कि जिससे उनको वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके, जिससे वहाँ पे उनको स्किल डेवलप हो, ठीक है, जो बिजनेस के रिलेटेड हो, उसका वहाँ पे क्या करो आप, ट्रेनिंग बढ़ा दो, उसके लिए से भी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। नेक्स्ट, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो भी रूरल एरियाज है वहाँ पे भी इंडस्ट्रीज ओपन करो, जिससे क्या होगा कि वो रूरल एरिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको वहाँ पे काम मिले। नेक्स्ट, मोटिवेशन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो जैसे मैक्सिमम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अभी भी जॉब के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे चालू करो, छोटे छोटे बिजनेसेस चालू करो, ठीक है। तो ये सब क्या है, मुझे वहाँ पे बोलो दोस्तों जल्दी से, कुछ मेजर्स है जिसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो आगे उन्होंने ना हम लोगों को यहाँ पे क्या किया दोस्तों, कुछ पॉलिसीज दी हुई है या कुछ प्रोग्राम्स दिए जो यहाँ पे गवर्नमेंट ने लेके आए फॉर द पर्पज ऑफ रिडक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। तो ये अपन वहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में देख के और इसका एक्सरसाइज भी कंप्लीट करके अगले वीडियो में वहाँ पे अपना ये जो चैप्टर है वो अपन खत्म कर देंगे, ठीक है। तो देखो दोस्तों, आज का जो भी अपना लेक्चर होगा ना, तो इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को आपके टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर 47 है उसके ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है वहाँ पे स्पेसिफिक मेजर्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। मतलब अपने इकोनॉमी के अंदर वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ वहाँ पे एक 11 यहाँ पे उन्होंने आपको अलग अलग प्रोग्राम्स दिए, तो उसके बारे में यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहला यहाँ पे उन्होंने दिया हमको एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ओके। अभी देखो नाम में ही लिखा है क्या है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी, मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा इसका कुछ गारंटी दे रहा है, ठीक है। ये कुछ पीरियड के लिए रहेगा, तो अपन देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो देखो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ओके। तो मतलब पूरे इंडिया के अंदर ये जो भी तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है ये कौन से स्टेट में आया था, मुझे बोलो। अपने स्टेट में महाराष्ट्र में आया था। और ये कब आया था देखो दोस्तों, तो ये आया था आपका 28 मार्च 1972। कब आया था मुझे यहाँ पे बताओ जल्दी दोस्तों। 28 मार्च 1972 के दिन पे ये जो भी स्कीम है यहाँ पे उन्होंने महाराष्ट्र में लेके आए थे, ठीक है। अभी देखो ये स्कीम का क्या पर्पस है, देखो तो दिस स्कीम वाज इंटेंडेड टू प्रोवाइड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे वो क्या करेंगे मुझे बोलो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे जिसकी वजह से वहां पे इकोनॉमी में एक आउटपुट भी क्रिएट होगा। प्रोडक्टिव मतलब क्या, कि जिसकी वजह से कोई वैल्यू एडिशन हो रहा है अपनी इकोनॉमी में, वैसा टू द रूरल पॉपुलेशन एंड देयर बाय सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। अंडर दिस स्कीम गवर्नमेंट एश्योर टू प्रोवाइड मिनिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो अभी पहली बात तो इतना याद रखना दोस्तों कि ये जो भी है ना तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है, तो ये स्कीम उन्होंने कहाँ पे लेके आए मुझे बताओ। ये स्कीम वो लेके आए दोस्तों बेसिकली आपके रूरल एरियाज के लोगों के लिए, जिसके यहाँ पे क्या होगा, तो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड रूरल एरिया का जो पॉवर्टी है वहां पे वो निकालने का उनका मेन मोटो था, ठीक है। ड्यू टू इट्स सक्सेस इन महाराष्ट्र EGS was implemented in other state as well। तो पहले क्या हुआ, ये जो भी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है ये उन्होंने महाराष्ट्र में वहाँ पे लेके आए। फिर महाराष्ट्र में रूरल एरियाज में ये अप्लाई किया उन्होंने, वहाँ पे ये देखा कि इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी वहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, और फिर बाद में उन्होंने दूसरे स्टेट में भी इसको लागू करना चालू कर दिया, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा, ओके। चलो अभी सेकेंड देखो, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अभी देखो ग्राम मतलब क्या दोस्तों, रूरल एरिया में, स्वरोजगार मतलब क्या, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ध्यान में आ रहा है, तो देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन द अप्रैल 1999 आफ्टर रिकंस्ट्रक्टिंग द इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये मार्क करके रखना, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है बोलो, आफ्टर रिकंस्ट्रक्टिंग द इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड अलाइड स्कीम, ठीक है। तो ये दोनों चीजें उन्होंने एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट किया, एंड इट इज ओनली फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम इन द रूरल पुअर इन इंडिया। समझे, नाम में ही लिखा था, स्वरोजगार मतलब क्या, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद कुछ ऐसा करो और खुद ही वहां पे काम
डेवलप करो, ठीक है, मतलब जैसे छोटे छोटे बिजनेसेस वगैरह ओपन करना वैसी चीज है। तीसरा, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ठीक है। अभी देखो, शहरी मतलब क्या दोस्तों, अर्बन एरिया में, शहरी मतलब क्या, अर्बन एरिया में, रोजगार मतलब क्या बोलो, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, समझ में आया ना, याद रखना हमेशा, स्वरोजगार मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार मतलब एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे उन्होंने कब लाया, इन डिसम्बर 1997 इट प्रोवाइड्स गेनफुल एम्प्लॉयमेंट टू द अर्बन अनएम्प्लॉयड एंड अंडर एम्प्लॉयड, ठीक है। अर्बन अनएम्प्लॉयड एंड अंडर एम्प्लॉयड मतलब क्या, कि जो भी अर्बन एरिया में रहने वाले लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड है, और जो भी अर्बन एरिया में रहने वाले लोग हैं जो अंडर एम्प्लॉयड है, अंडर एम्प्लॉयड मैंने आपको बताया था जितना उनका कैपेसिटी उससे कम काम कर रहे हैं, वैसे लोगों के लिए आप क्या करेगा, एम्प्लॉयमेंट उनको प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट, इट इंक्लूडेड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसमें क्या क्या आएगा, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आएगा। दूसरा इसमें और क्या आएगा, देखो आप पे वुमन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी आएगा इसमें। तीसरा, स्किल ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन, अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तो चार चीज याद रखना, पहला क्या याद रखोगे आप यहाँ पे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, दूसरा क्या, वुमन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तीसरा क्या, स्किल ट्रेनिंग, और चौथा क्या, अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ऐसे चार चीजें उन्होंने इसके अंदर लेके आए फॉर दी स्कीम। तो ये जो भी तुम्हारा था ना, अर्बन रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो था ना दोस्तों, इसके अंदर वहां पे जो भी पैसा लगेगा उसमें 75% कौन कंट्रीब्यूट करता था, मुझे बोलो, सेंट्रल गवर्नमेंट, आणि 25% कौन करता था, स्टेट गवर्नमेंट। याद रखना ये, देखो आप लोगों को बस क्या करना है पता है क्या दोस्तों, बेसिकली ये जो प्रोग्राम के नाम है ना, वो आप लोगों को एज ए शॉर्ट नोट करके वहां पे पूछे जा सकते हैं, समझ में आया क्या। तो आपको बस है ना, हर एक जो आपका टॉपिक है ना उसमें क्या चीजें अलग थी, बस उतना एक पेज पे आपको लिखना है, उतना आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे अगर मैं अभी बात करूँ ये स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार, तो पहला अपन ने क्या बोला, शहरी मतलब क्या, दिस scheme is implemented in the urban area in the December 1997 for the generation of employment. It includes four things, ये चार चीजें लिखने का। फिर क्या, तो इन दिस स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 75% एंड स्टेट गवर्नमेंट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 25%, समझा क्या, ऐसा आपको आप याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ठीक है। तो देखो अभी उन्होंने कब लाए, ये लाया उन्होंने 1993। द स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड सिंस 1993 टू क्रिएट एंड प्रोवाइड सस्टेनेबल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सस्टेनेबल मतलब क्या, जो ज्यादा टाइम तक चलते रहे, वैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को लाना टू मोर देन 1 मिलियन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ। किसके लिए बोले ये जल्दी से, ये जो भी प्रधानमंत्री जी ने क्या देखा बाबा, ऐसे याद रखना है आपको, प्रधानमंत्री जी को ये लगा कि यार जो भी अपने एजुकेटेड लोग हैं लेकिन वो अभी भी एम्प्लॉयड नहीं है, तो उनके लिए कुछ काम करें। तो दैट इज व्हाट तुम्हारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ठीक है, समझ में आया क्या। तो मोर देन 1 मिलियन मतलब क्या, मोर देन 10 लाख, 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, नाम में लिखा है ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग देना किसको, रूरल यूथ को, मतलब रूरल एरिया में रहने वाले यूथ पॉपुलेशन को, किसके लिए, जिसके वजह से वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वहां पे कर पाए, ठीक है। देखो, इट वॉज इनिशिएटेड इन द 1979 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ टैकलिंग अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, मतलब जो भी रूरल एरिया में जो यूथ है जो अनएम्प्लॉयड है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो ये चीज लेके आए। इट एम्ड एट, तो इसका क्या एम है, देखो, ट्रेनिंग अबाउट द 2 लाख रूरल यूथ एवरी ईयर टू एनेबल देम टू बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। तो यहाँ पे उनका क्या एम है, मुझे बोलो, कि जो भी 2 लाख से ज्यादा लोग हैं जो रूरल एरिया में रहते हैं, उनको आप पे कुछ ऐसा सिखाए जिसके वजह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। आगे, ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वॉज मर्ज इनटू स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इन अप्रैल 1999, समझा। तो जो भी अपन ने यहाँ पे देखा था ना ऊपर, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना दिख रहा है आप लोगों को ये, तो अप्रैल 1999 में ये स्कीम यानी वो स्कीम दोनों को उन्होंने मर्ज, क्योंकि दोनों अल्टीमेटली कहाँ पे काम कर रहे हैं, मुझे बोलो, रूरल एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, जवाहर रोजगार योजना, तो देखो क्या बोल रहा है, on 1st of April 1989 गवर्नमेंट अनाउंस द न्यू वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम, मार्क करके रखना है इसको, ठीक है। जवाहर रोजगार में यहाँ पे अलग क्या है मुझे बोलो, तो उन्होंने यहाँ पे न्यू वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम लेके आए, द जवाहर रोजगार योजना फॉर इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन
इन 120 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। तो अपने इंडिया में वहां पे जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें से 120 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट मतलब क्या, जहाँ पे इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है वैसे डिस्ट्रिक्ट में लेके आए। इट वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू द रूरल एरिया विथ इफेक्ट फ्रॉम द, और ये बैकवर्ड जो डिस्ट्रिक्ट है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में जो भी वहां पे रूरल एरियाज है छोटे छोटे, उसके अंदर ये इंप्लीमेंट करेंगे। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1999 इट वाज रीनेम्ड एज जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। तो देखो नाम में ही किया हुआ है। तो पहले उन्होंने यहाँ पे भले डिस्ट्रिक्ट बोला है लेकिन डिस्ट्रिक्ट में नहीं, वो उसके रूरल एरिया में काम करे, इसलिए यहाँ पे उन्होंने बाद में क्या किया रहेगा मुझे बताओ, जो नाम है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ये उन्होंने वहां पे डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ तक कि आपको 6 टॉपिक्स मैंने जो सीखा है वो एकदम अच्छे से समझा क्या मुझे बोला, अगर यस तो कमेंट में बता देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो जल्दी से आगे, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसको इंपॉर्टेंट मार्क और ये बहुत बार आपको पूछा जाता है वहां पे नोट्स में, ठीक है। देखो क्या दिया है, सिंस 2 अक्टूबर, ये अपना गांधी जयंती है ना 2 अक्टूबर, तो देखो सिंस 2 अक्टूबर 2009 नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसमें क्या होता है, तो वो क्या करते पता है क्या, कि जो भी तुम्हारे रूरल एरिया में लेने वाले लोग हैं बराबर, उनको कम से कम वहां पे वो 100 दिन का गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट वहां पे फिक्स करते, जिसकी वजह से क्या होगा देखो, इन अ फाइनेंशियल ईयर टू एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ एवरी रूरल हाउस होल्ड हुज अडल्ट मेंबर वॉलंटियर्स टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। मतलब क्या किया देखो उन्होंने, उन्होंने क्या किया दोस्तों, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये अपना गाँव है, ठीक है, ये गांव में मान लो क्या है बोलो अलग अलग फैमिलीज यहाँ पे, ठीक है। अभी उन्होंने क्या किया, ये हर एक फैमिली का है ना, उन्होंने वहां पे एक पर्सन उठाया, हर एक फैमिली का उन्होंने वहां पे क्या किया दोस्तों मुझे बताओ, एक पर्सन वहां पे उसने क्या किया बोलो उठाया, ठीक है। जैसे मान लो ये फैमिली, तो इसका एक पर्सन वो उठाएंगे जो अडल्ट है और जो वहां पे अनस्किल्ड काम करने को भी तैयार है, अनस्किल्ड काम करने को भी तैयार है। तो जो भी लोग तैयार है ना उसको वहां पे उन्होंने बोले कि हम कम से कम तुमको 100 दिन, हम तुमको कितने दिन बोलो 100 दिन वहां पे तुम लोगों को हम एक साल में वहां पे फिक्स पेमेंट देने का वादा करेंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट मुझे बताओ, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो अभी उन्होंने क्या दिया 8th वाला, आगे उन्होंने दिया हमको दीन दयाल उपाध्याय क्या बोल रहा है, ग्रामीण कौशल्य योजना, ठीक है। ध्यान देना ग्रामीण है, ग्रामीण, ग्रामीण मतलब क्या रे, देखो मैं आपको एक बात बोलूं क्या, अपने इंडिया में जो मैक्सिमम आज भी पॉपुलेशन रहता है दोस्तों वो रूरल एरिया में वहां पे रहता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे वहां पे हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है मुझे पता है क्या, मुझे पता है कि आपको पता है कि, ठीक है, मुझे क्यों पता होगा, सुनो मेरी बात, आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना, कभी कभी मेरे वीडियो में ऐसे हो जाता है मैं कुछ अलग बोल दूं, ठीक है, तो थोड़ा समझ के लिया करो, ओके, मतलब हो जाता है, अभी कोई नहीं ना मेरे सामने, कैमरा ही सिर्फ है तो अकेले ऐसे बात करने में कैसे, अभी समझ सकते हो ये फीलिंग को, राइट, हाँ। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ समझो, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना मतलब क्या, देखो ग्रामीण मतलब क्या, रूरल एरिया, कौशल्य मतलब क्या बोलो, स्किल, कौशल्य मतलब क्या, स्किल, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल्ड ट्रेनिंग। देखो मैं आपको एक बात बोलूं क्या दोस्तों, जो योजना होती है ना उसके नाम में ही कुछ चीजें लिखी हुई रहती है, कुछ नहीं है तो नाम के हिसाब से लिख के आने का, ठीक है। तो स्किल मतलब क्या, कौशल्य मतलब क्या, देखो हर एक इंसान में कौशल्य भरा भरा रहता है बट उसको पहचानना जानना भी जरूरी है, अगर नहीं रहेगा तो वो लाना पड़ता है ना। तो कैसा है पता है क्या, कि हम लोगों को वहां पे ना कि एग्जैक्टली अच्छा स्किल मतलब क्या है, अनस्किल लोगों को स्किल लोग बना के वहां पे छोड़ने का, ऐसा उसका काम है, ठीक है। तो देखो स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, बाप रे, अनाउंस्ड ऑन सितंबर 23 2014। द मिशन ऑफ दिस स्कीम, क्या इसका मिशन है मुझे बताओ, इज टू रिड्यूस पावर्टी, जो अपने इकोनॉमी की जो दरिंदरी है पावर्टी है उसको रिमूव करो, ठीक है, ओके, एज वेल एज प्रोवाइड गेनफुल एंड सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट थ्रू द रेगुलर वेज रेट। समझा क्या, मतलब इनका मेन इंटेंशन क्या है मुझे बताओ, कि बाबा अपने इकोनॉमी का जो पावर्टी है वो कम करो, साथ साथ में उनको कुछ ऐसा एम्प्लॉयमेंट वहां पे क्रिएट करो जो वहां पे लंबे समय तक चलते रहेगा थ्रू द रेगुलर वेजेस। द फोकस ऑफ दिस प्रोग्राम इज ऑन द रूरल यूथ फ्रॉम द पुअर फैमिलीज, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है इसका मेन इंटेंशन क्या है मुझे बोलो, कि जो भी पुअर फैमिलीज का जो यूथ है उनको वहां पे स्किल्ड चीजें सिखाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा मुझे बताओ, वो स्किल डेवलप होने की वजह से वहां पे वो काम वगैरह कर पाएंगे।
यानी कितने साल के लोग इसमें आ सकते थे? 15 साल से 35 साल के लोग, ठीक है। चलो अभी आगे जाते, देखो आगे उन्होंने यहाँ पे दिया है नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अभी देखो सुनो मेरी बात, क्या दिया है? नेशनल पॉलिसी, नेशनल मतलब पूरे नेशन वाइज किया है, स्किल डेवलपमेंट मतलब स्किल के ऊपर ध्यान देंगे, और एंटरप्रेन्योरशिप भी सिखाएंगे। देखो द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट was to be notified in 2009 to promote, क्यों प्रमोट करने, क्या प्रमोट किया? प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन वाया इनोवेटिव फंडिंग मॉडल्स। तो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन मतलब क्या दोस्तों, कि देखो अभी कैसा था स्टार्टिंग में, वहां पे अगर आप देखोगे ना तो मैक्सिमम जो भी बिजनेसेस वगैरह थे ना वो गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेसेस थे, समझा क्या? मतलब गवर्नमेंट चलाती थी, ओके। लेकिन बाद में उन्होंने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा उन्होंने इनकरेज किया कि बाबा जो भी प्राइवेट लोग है वो भी आ जाओ, वो भी कुछ काम वहां पे गवर्नमेंट का संभालो, ओके वैसा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू, क्या है? कोऑर्डिनेट एंड स्ट्रेंथन फैक्टर्स इसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, ये जो स्कीम है उसका मेन मकसद क्या था मुझे बताओ, कि देखो कोऑर्डिनेट एंड स्ट्रेंथन द फैक्टर्स इसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के ग्रोथ के लिए वहां पे जो भी चीजें लगेगी उसको वहां पे क्या करो, मजबूत करो अक्रॉस द कंट्री। दिस वुड इंक्लूड, तो इसमें क्या क्या आएगा देखो, तो पहला प्रमोट द एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर। अभी देखो एक बात बोलू क्या, जब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट आए थे दोस्तों, उन्होंने अपने कंट्री की लिटरली बजा दी थी, बराबर है गलत है मुझे बताओ? मतलब ना वहां पे क्या हुआ था कि अपन लगभग वहां पे गुलामी हो गए थे ना यार उनके, तो अपने को आदत क्या लगी थी मुझे बोलो, एज अ गुलाम जैसे रहना, यस और नो मुझे बताओ, हमेशा दूसरों के अंडर रहना, वैसी चीजें थी। तो बाद में उन्होंने क्या किया कि बाबा एंटरप्रेन्योरशिप खुद वहां पे उठो, खुद कुछ का बनाओ, वैसा चीज है। encourage entrepreneurship as a viable career, ओके ऑप्शन थ्रू द एडवोकेसी। मतलब क्या कि एंटरप्रेन्योरशिप को एक वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट करियर ऑप्शन करके देखो आप लोग, ठीक है। और तीसरा टू प्रमोट द एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द वुमन। आज अगर आप देखोगे दोस्तों तो बहुत सारे ऐसे फीमेल्स या बहुत सारे ऐसे वुमन है जो बहुत बड़े लेवल पे वहां पे बिजनेसेस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें उनका यहाँ पे मेन मकसद था, इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करके रख सकते हो, ये अच्छा टॉपिक है, इसके ऊपर आपको नोट पूछा जा सकता है, ठीक है। मैंने अभी तक आपको दो चीजें बोली, पहला ये नेशनल वाला आणि महाराष्ट्र एक महात्मा गांधी वाला था ना वो एक, आणि ऊपर में अगर आप लोगों से बात करूं ना वहां पे देखो तो ऊपर भी एक मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट लग रहा था मेरे को, और मेरे को ये लगता है कि ये थर्ड वाला एक इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। थर्ड वाला जो था ना, क्योंकि उसमें 75% 25 कुछ पॉइंट्स है उसमें लिखने जैसे, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। स्टार्टअप मतलब क्या रहे कि चलो खुद होके कोई चालू करो, ये मोदी जी के टाइम के इसमें आया था, ठीक है ना। तो देखो उन्होंने वहां पे क्या बोला है, इट वॉज इंट्रोड्यूस इन जनवरी 2016। कब आया था बोले? जनवरी 2016 में आया हुआ है, विद द एस्पिरेशन टू इम्पार्ट मोर strength and inspiration to the talented young generation of India to do something new for Indian humanity, ठीक है। मतलब स्टार्टअप मतलब क्या बोलो कि यहाँ पे आओ खुद होके कुछ वहां पे क्या करो, आप चालू करो, वो इसका पीछे का उनका इंटेंशन वहां पे हुआ करता था, ठीक है। नेक्स्ट देखो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अभी देखो सुनो मेरी बात, क्या दिया है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू एनकरेज स्किल डेवलपमेंट। वही है कौशल मतलब क्या? कुशल, कुशलता, कौशल्य, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? दैट इज व्हाट स्किल, वही है। अमंग यूथ फॉर प्रोवाइडिंग मॉनेटरी रिवॉर्ड्स फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अप्रूव ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। समझ में आया क्या? तो वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम देंगे, उसको अच्छे से कंप्लीट करना है, जिसके वजह से वहां पे उनको क्या होगा बोलो, स्किल डेवलप होगा, उनको अच्छा वहां पे रिवॉर्ड मिलेगा। द गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड अ बजट ऑफ 12,000 करोड़, बाप रे, टिल 2020 फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम, समझा। तो देखो दोस्तों आप लोगों को क्या करना है पता है कि ये जो स्कीम्स है ना या ये जो भी प्रोग्राम्स है ना, वो आप लोगों को बस एक बार है ना एक अच्छे पेज पे वहां पे वो स्कीम के अंदर क्या आपने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा है ऐसे एक पेज पे आप लिखना आपके हिस्से, ठीक है। आप में से जो अच्छा लिखेगा ना दोस्तों उसको वहां पे मैं कुछ गिफ्ट भी दूंगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, आप लिखना है आपके हिसाब से अच्छे से, और ये नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करना, जिसका भी मुझे अच्छा लगेगा मैं आपको एक कुरियर से गिफ्ट भेज दूंगा, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो अभी देखो जल्दी से एक्सरसाइज, यहाँ पे देखो उन्होंने क्या दिया है, पहला फाइंड द ऑड मैन आउट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है अभी ध्यान देना, पहला पहला दिया एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये अर्बन एरिया में होती है क्या बोलो? यस होती है। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, डिस्काइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है दोस्तों ये रूरल एरिया में होती है, ठीक है, इसलिए आपका ऑड मैन आउट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट
स्टेट विथ हाई रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो कौन सा ऐसा स्टेट है दोस्तों जहां पे क्या है बोलो, स्टेट विथ हाई रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो देखो गोवा, पंजाब और त्रिपुरा वगैरह ये जो है ना, इसमें थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट कैसा है मुझे यहाँ पे बोलो, अपन वहां पे बोल सकते हैं कि कम है। ठीक है, अपन एक बार यहाँ पे देखते हैं। देखो अब अपना ये देखा था ना अपन ने कुछ ऐसी सारी चीजें, देखो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, एक सेकेंड, उन्होंने क्या बोला यहाँ पे, हायर रेट बोला है ना, माय मिस्टेक, मैंने कुछ उल्टा बोला, अभी सुनो मेरी बात। यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, स्टेट्स विद द हायर रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब ऐसे स्टेट जहाँ पे बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट। यस, हाँ, तो देखो गोवा में कैसा है दोस्तों, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, पंजाब में भी वैसा है, त्रिपुरा में भी वैसा है। आप देखो ना यहाँ पे, आपको क्या करना है पता है कि इसके लिए ये जो है ना, ये आपको देखना है, ये वाला देखो, त्रिपुरा में बहुत ज्यादा है क्या, यस। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे गोवा दिख रहा है क्या, यस। पंजाब दिख रहा है क्या, और अगर आप महाराष्ट्र देखोगे, देखो एक इधर है, मतलब महाराष्ट्र में अगर 1000 लोग देखेंगे तो उसमें सिर्फ 21 लोग अनएम्प्लॉयड है। बट बाकी के स्टेट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कैसे, मुझे बोलो, बहुत ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड है। मैंने गलती से वो उल्टा बोल दिया था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, तो इसका आंसर क्या रहेगा बोलो, यहाँ पे कम अनएम्प्लॉयमेंट है, महाराष्ट्र में अनएम्प्लॉयमेंट है लेकिन कम है। ठीक है, तो यहाँ पे हाई बोला है, इसलिए इसका आंसर आपका क्या रहेगा, मुझे यहाँ पे बोलो महाराष्ट्र रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम 1972, जवाहर रोजगार योजना, फिर स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार, डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। ठीक है, तो आप लोग मुझे एक बात बोला, अभी अपन ने योजनाएं पढ़ी बराबर, तो अपन ने डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म ऐसे कुछ योजना पढ़ी क्या, नहीं, तो इसलिए ऑड मैन आउट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट। Hussain Sheikh employed 7 workers, less than the usual number of workers on his farm. In spite of this output, in spite of this, output remain the same. ठीक है, तो यहाँ पे क्या नहीं हुआ मुझे बोलो, अपन देखा था ना वहां पे कि जितनी जरूरत है अगर उससे ज्यादा तो इसको डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलते। तो इसका यहाँ पे आंसर रहेगा डिसगाइज्ड, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे इसका आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो चलो, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द प्रिंटिंग इंडस्ट्री हैज लेड टू अनएम्प्लॉयड। तो इसको अपन क्या बोलेंगे बोलो, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इसको अपन वहां पे क्या बोल, देखो टेक्नोलॉजी के वजह से आने वाला अनएम्प्लॉयमेंट, दिस इज कॉल्ड एज टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, सतीश हैज कंप्लीटेड हिज पोस्ट ग्रेजुएशन एंड इज डेस्परेटली एक्सपेक्टिंग अ जॉब। ठीक है, तो क्या बोल रहा है पे, उसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है बट अभी तक उसको जॉब मिला है क्या, नहीं, तो इसको अपन वहां पे क्या बोल सकते हैं बोलो, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आता होगा अभी आप लोगों को, है ना, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट अपन इसको वहां पे बोलते हैं। नेक्स्ट, इन सर्टन एग्रीकल्चरल एरियाज ऑफ महाराष्ट्र ओनली खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन, देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट इज अवेलेबल टिल द मंथ। तो इसको अपन क्या बोलेंगे बोलो, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आ रहा है क्या, ये सब अपन ने देखा हुआ है बच्चों, प्लीज ये समझ लो अभी आप लोग, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोले, कुछ टाइम के लिए अनएम्प्लॉयड है ना वैसा। नेक्स्ट, आगे क्या दिए, कंप्लीट द कोरिलेशन, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट टूरिस्ट, तो डैश ग्रेजुएट, तो क्या आएगा बोले यहाँ पे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट लिख के रखना आप लोग, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। डैश, अच्छा, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पे दिखता है मुझे बोलो, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप है, ये रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप, याद रहेगा ना पक्का आपको। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, फ्लक्चुएशंस इन द बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, तो इसको अपन वहां पे क्या बोलते हैं दोस्तों, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साइक्लिकल, बिजनेस में अप्स एंड डाउन आते हैं, दैट इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। ठीक है, आगे एमजी नरेगा, महात्मा गांधी का वगैरह था, तो ट्राइसेम जो भी है ना, मतलब ये किसके था, गारंटेड वेस्ट एम्प्लॉयमेंट था, बोला था ना 100 दिन गारंटी देंगे। तो ये जो ट्राइसेम है ना, ये किसके लिए था, यहाँ पे मुझे बोलो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए था, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड ये चीज वहां पे बोलता था। ठीक है, अपन ने देखा भी था, देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, रुको, देखो अपन ये देखा था कि मैंने आपको ये देखो ये बोला था, याद आ रहा है आपको, 2 लाख से ज्यादा लोगों को वहां पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देंगे, वैसे वाली चीज है। ठीक है, नेक्स्ट, याद रखना है सारे प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, डैश वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस, सोशल इफेक्ट, लॉस ऑफ ह्यूमन। तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो, ये आएगा तुम्हारा इकोनॉमिक इफेक्ट। अपन ने 2 देखे थे, इकोनॉमिक इफेक्ट में कुछ 4-5 पॉइंट थे, सोशल में कुछ 3-4 पॉइंट थे। ठीक है, इसका इकोनॉमिक इफेक्ट वहां पे आ जाएगा। नेक्स्ट देखो चलो आगे, ऑब्जर्व द फॉलोइंग चैट एंड आंसर द फॉलोइंग। ठीक है बाबा, अभी देखो उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, पहला फर्स्ट वाला, प्रोडक्शन डज नॉट इंक्रीज इफ एडिशनल वर्कर इज एम्प्लॉयड। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं, क्या बोलते हैं मुझे यहाँ पे बोले, इसको अपन वहां पे बोलते थे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते थे, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते थे। ठीक है, लिखो आप डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आगे,
अ वर्कर इज थ्रोन आउट द जॉब बिकॉज ऑफ द कंप्यूटराइजेशन, तो क्या हो गया बोलो, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। समझ में आ रहा है ना, एकदम अच्छे से अपन ने चैप्टर को पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट, शरद was forced to return back to India from USA due to depression in the IT sector, ठीक है। तो इसको अपन डिप्रेशन मतलब क्या, किसी बिजनेस में पे मंदी आ जाना, दैट इज कॉल्ड एज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल, याद रखना। नेक्स्ट, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ ग्रेजुएट वसंत इज सिटिंग आइडियल एट होम, ठीक है। ग्रेजुएट तो अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, क्या बोलेंगे इसको अपन वहां पे, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, वहां पे अपन इसको बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलो, तो देखो नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें उन्होंने क्या बोला है, फाइंड आउट द Q1 एंड Q3 यूजिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स एज न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है। तो उन्होंने देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया है, मुझे बोलो, यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल डेटा उन्होंने यहाँ पे हमको दिया हुआ है और इसके मदद से वहां पे हमको Q1 यानी Q3 को क्या करना है बोलो, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में आएगा कि उन्होंने जो हमको डेटा दिया वहां पे उन्होंने हम लोगों को डिस्क्रीट सीरीज के हिसाब से वहां पे डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये केस में वहां पे क्या करना है, ध्यान दो। तो सबसे पहले अपन वहां पे क्या करेंगे दोस्तों, देखो 2009 से 2017 तक दिया है, बराबर है क्या। तो आप क्या करो, आपके नोटबुक में वहां पे चले जाओ, मैं भी वहां पे मेरा जो नोटबुक है ओपन कर रहा हूँ और इसमें जाने के बाद वहां पे आप सभी लोगों को क्या करना है, देखो तो जो भी उन्होंने हम लोगों को डेटा दिया है ना, तो वो डेटा को सबसे पहले अपन वहां पे क्या करेंगे दोस्तों, वर्टिकल फॉर्मेट में लिख लेंगे। तो 2009 का उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपन ऐसे लिखेंगे 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 एंड 2017, इतना समझा क्या, मैंने बस डेटा को यहाँ पे ऐसा लिख दिया, ठीक है। अभी उसके सामने के जो नंबर्स है वो आप लोगों को क्या करना है, एग्जैक्ट उसके अपोजिट लिखना है वहां पे, ठीक है। तो आप लोग भी टेक्स्ट बुक में देखो, मैं भी टेक्स्ट बुक में देख रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट क्या आएगा बोले, यहाँ पे रेट परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा 3.75, 3.54, फिर 3.53, 3.62, 3.46, 3.41, 3.49, 3.51, 3.52, ठीक है। मैंने यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का ऐसा वहां पे रेट लिख दिया, ओके। अभी क्या करना है, ये सबका अपन क्या करेंगे, यहाँ पे पहले टोटल ले लेंगे, तो अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पे बोलो n मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सब लोग भी इसको कैलकुलेट करो अगर आपको चाहिए तो देखो मैंने ये ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ था और ये मेरा वहां पे आया था 31.83, ओके। मेरा यहाँ पे टोटल कितना आया दोस्तों, मुझे बोलो जल्दी से, चलो यहाँ पे 31.83 वहां पे मेरा टोटल आ जाता है। आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। अभी देखो हमको क्या करना है बोलो, हमको यहाँ पे Q1 यानी Q3 निकालना है, बराबर। लेकिन उसके पहले क्या करना पड़ेगा, देखो तो अपने को यहाँ पे ना पहले एक CF निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्या निकालना पड़ेगा, CF निकालने का। तो कैसे निकालोगे, पहला फिगर वैसे ही रहेगा 3.75, ठीक है। चलो अभी इसमें ऐड करते रहो 3.75, 3.75 प्लस क्या करना है, ये आपको प्लस करना है 3.54, कितना आएगा मुझे यहाँ पे बोलो 7.29, इसमें वापस ये ऐड करो प्लस 3.53, ये कितना आएगा यहाँ पे 10.82 प्लस करो कितना आएगा 3.62, कितना आएगा बोले यहाँ पे 14.44 प्लस 3.46, कितना आएगा यहाँ पे 17.9 प्लस क्या करने का मुझे बोले यहाँ पे 3.41, कितना आएगा 21.31 प्लस करो ये कितना आएगा 3.49, कितना आएगा 24.8, ठीक है। प्लस 3.51 कितना आएगा 28.31 प्लस 3.52 कितना आएगा 31.83, ठीक है। ये आपका क्या आ गया बोलो n आ जाएगा, ओके। CF का लास्ट फिगर है, समेशन ऑफ ए पे एक ही आता है आपका, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि मुझे बताओ, बहुत अच्छी बात है, ओके। अभी देखो उन्होंने हमको यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो बोला है Q1 यानी Q3 निकाल। देखो मैंने आपको बोला ना पार्टीशन वैल्यू, ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो Q1 का वहां पे फॉर्मूला क्या आएगा मुझे बताओ, तो वहां पे लिखोगे आप साइज ऑफ, ठीक है। क्या लिखोगे बार 1 इंटू n प्लस 1 ऑफ 4th आइटम, ऐसे आप लोगों को लिखना पड़ेगा, यस और नो मुझे बताओ। इसमें कैसे आएगा फिर साइज ऑफ 1 इंटू n कितना है 31.83 प्लस 1 अपॉन 4th आइटम, समझ में आ रहा है मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे कैसे आएगा देखो 1 इंटू 31.83 प्लस 1 कितना आएगा 32.83 अपॉन 4th आइटम आएगा, समझा क्या। तो करो 32.83 अपॉन 4, ठीक है। तो ये मेरा कितना आ रहा है यहाँ पे 8.2075 आ रहा है, ओके।
अभी कैसे करना है देखो, मुझे एक बात बोलो, 8.2075 ये CF में किसके बीच में आता है मुझे बताओ। तो आप बोलोगे सर ये जो फिगर है या ये दोनों फिगर के बीच में आता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपका आंसर क्या रहेगा, ये वाला आंसर रहेगा 10.82 में जाने का। और उसके बाजू में जो ईयर है ये आपका वहां पे क्या आएगा दोस्तों, Q1 आ जाएगा। समझा मैंने क्या बोला। देखो यहाँ पे ये जो भी आंसर आया ना तुम्हारा, ये आंसर को बस ये देखना है आपको कि ये आंसर है कौन से फिगर के बीच में, CF में। जो भी उसका ग्रेटर वाला नंबर रहेगा उसके बाजू वाला आप लोगों को यहाँ पे कंसीडर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा बोलो, Q1 इज इक्वल टू क्या आएगा मुझे यहाँ पे बोलो 2011 वहां पे मेरा आ जाएगा। समझा क्या नहीं समझा बताओ। यहाँ तक पक्का क्लियर है क्या मुझे बोलो, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके चलो अभी देखो नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया, ध्यान देना अच्छे से। आगे उन्होंने यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है दोस्तों नेक्स्ट Q1 हो गया ना, अभी Q3 निकालना है, ठीक है। Q3 कैसे आएगा मुझे यहाँ पे बताओ। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे क्या, Q3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे मुझे यहाँ पे बोलो, साइज ऑफ, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 है ना, तो 3 × n+1/4 ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। तो कैसे करने का यहाँ पे बोलो, 3 × n कितना है यहाँ पे मुझे बताओ जल्दी से, चलो 31.83, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पे 31.83 + 1/4 ऑब्जर्वेशन, समझा क्या। तो कैसा आएगा 3 ओके अभी देखो 31.83 + 1/4 × 3 करना पड़ेगा ना मुझे फिर यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा कितना आएगा मुझे यहाँ पे बोलो जल्दी से। यहाँ पे मेरा आंसर आएगा दोस्तों 24.6225, बोलो समझा क्या। तो अभी आपको क्या करना है, वापस इसमें जाना है और देखना है 24.6225 किसके बीच में। तो अगर आप देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा ये दोनों के बीच में 24.6225 आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला नंबर लेने का और इसके बाजू वाला जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा मुझे यहाँ पे बोलो, ये आपका वहां पे Q3 रहेगा और ये आपका Q1 हो गया। समझा क्या नहीं समझा बताओ। तो आप लोग वहां पे क्या करो दोस्तों, चाहिए तो पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, फिर आपको मतलब वहां पे बाद में काम को आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिया बोलो वेरी गुड। और इसके बाद इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, Q1 कैसे निकाला ये देख लेना आप वहां पे, ठीक है। लिया इसका स्क्रीनशॉट मुझे बोलो वेरी गुड, और फिर इसका आप वहां पे स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो देखो दोस्तों इस तरीके से वहां पे हमको क्या करना है बोलो, चीजों को सॉल्व करना था, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या दिया देखो यहाँ पे उन्होंने, आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल। ओके अभी देखो ये जो क्वेश्चन है ना आपको टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली मिल जाएगा, मैंने आप लोगों को यहाँ पे पेज नंबर लिख के दिया हुआ है, तो आप अकॉर्डिंगली वहां पे पेज नंबर लिख के वहां पे आप एक बार वो गो थ्रू कर लेना, ठीक है। चलो तो थैंक यू सो मच देन दोस्तों, इस तरीके से अपना जो भी ये चैप्टर था अनएम्प्लॉयमेंट वाला, ठीक है, वो अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया मुझे बोलो, कंप्लीट कर दिया। अभी जो भी मेरा नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा तो उस लेक्चर में वहां पे मैं आप सभी लोगों का जो आपका पावर्टी इन इंडिया वाला चैप्टर है वो अपन वहां पे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को वहां पे मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको बहुत ही हेल्पफुल या आपको मतलब सारी चीज समझ में आती होगी, जिससे आपको फायदा भी जरूर होता होगा, ठीक है। चलो तो थैंक यू सो मच देन दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को पक्का लाइक करना, चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को वहां पे पक्का आप सब्सक्राइब करके रखना। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं दोस्तों सारे फ्रेंड्स तक वीडियो को धमाके से शेयर कर देना और कमेंट करना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना ये हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, इसके ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हो, कनेक्टेड रह सकते हो। तो मिलते हैं फिर अपन अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।